हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड गाइस आज हम कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा सा छोटा रखा था, आज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसको 2 सवा 2 घंटे का रखेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हम ये करेंगे, आज हमने करना है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन से। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आपका एक सेक्शन मिस हो गया है पीछे की तरफ, ये सेक्शन 19 ये भी कराऊंगा, ये इसी लेक्चर में करवाऊंगा। ये मिस हो गया लेकिन इसे भी कराऊंगा, ठीक। ये थोड़ा सा भी मैं इसको आगे पढ़ा दूं, देन उसके बाद वापस पीछे लेके जाऊंगा और उसको भी कराऊंगा, सेक्शन 19 को। अभी के लिए मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं, आज फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्या लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये यहां से अब एक चीज जरा इसके ऊपर बात करते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होता है एंड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। और आपने ऑफर को डिटेल में पढ़ लिया, उसकी पूरी चीजें पढ़ ली, ऑफर के एसेंशियल्स वगैरह पढ़ लिए, एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ लिया, उसके एसेंशियल्स वगैरह पढ़ लिए। एग्रीमेंट तो हो गया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि एनफोर्सेबिलिटी के लिए 6 कंडीशन चाहिए होती हैं, जिसमें कंपीटेंट पार्टी होता है, वो टॉपिक हो गया। फ्री कंसेंट वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद थर्ड टॉपिक था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, था ना थर्ड पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, ये वही है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मींस लॉफुल ऑब्जेक्ट, और इसको पढ़ेंगे कैसे, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोबारा कैसे पढ़ेंगे, लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का लेन देन करोगे, वो दोनों चीजें लीगल होनी चाहिए। वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। तो वो जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट था, उसका कंबाइंड टॉपिक है। तो एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशन में हमने कंपीटेंट पार्टी वाला पूरा डिटेल में पढ़ लिया, फ्री कंसेंट वाला पूरा डिटेल में पढ़ लिया, कंपीटेंट पार्टी में हमने पढ़ लिया ना कि माइनर अनसॉन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और हमने उन तीनों के डिटेल के बारे में पढ़ लिया। इन तीनों को छोड़ के हर बंदा कंपीटेंट पार्टी है। देन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, डिस्क्वालीफाई लॉ कह रहा हूं, वो तो हो गया। देन उसके बाद फ्री कंसेंट वाले में हमने 5 केसेस पढ़ लिए, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, वो भी सारे हो गए। अब आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, इसके अंदर पेपर में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। पेपर के अंदर तुम्हारे से पेपर में ऐसा भी पूछ लेगा कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होता है। तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है पेपर के अंदर कि इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के पूछ सकता है, या पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। वो भी हम पढ़ेंगे नीचे क्या है। तो कहता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होती है। कहता है एन एग्रीमेंट दैट द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज नॉट लॉफुल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर आप कंसिडरेशन, जैसे एग्जांपल, मैं सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने उसको बोला कि भाई एक ओपीएम का पैकेट दे दे। ओपीएम मींस अफीम। तुमने देखा होगा ना, कुछ बच्चे चरस गांजा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, आदत पड़ जाती है। कुछ बच्चों की तो स्कूलों से आदत बिगड़ गई है। तो और हर तरीके का बंदा है, कुछ बंदे नॉर्मल रूटीन में भी दिख जाएंगे आपको। ये आजकल के यूथ में कल्चर जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। स्कूल से हैबिट पड़ती है, कहां से पड़ती है आपने देखा होगा। इसको लेके उड़ता पंजाब भी आई थी पिक्चर। ऑल्दो उड़ता पंजाब में उन्होंने पंजाब को दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में पंजाब को तुम छोड़ो, पंजाब में तो जो है आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में कम होंगे केस, दिल्ली में भी होंगे, इंडिया में होंगे, हर जगह होंगे। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अनलॉफुल, और एक तो पहला हो गया कि अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, कि मैंने उसको पैसे पकड़ाए, उसने मेरे को बदले में ओपीएम पकड़ा दी, तो दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट वॉइड है। केस 2, मैंने एक बिजनेस खोला कि मैं इंडिया में ड्रग्स बेचूंगा, और या मैं इंडिया में AK-47 रिवॉल्वर बेचूंगा। अगर मैं ऐसा बिजनेस खोल रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल। तो कहता है अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, तो फिर वो कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, फिर वो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो सकता। तो कहता है जरा केसेस बता रहा है, सर्कमस्टांसेस इन विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कहता है वो सर्कमस्टांसेस है जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाती है। जरा देखते हैं क्या क्या केस है, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाती, अनलॉफुल मानी जाती है। पहला, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ ने क्लियर कट मना कर रखा है। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ ने क्लियर कट मना कर रखा है। एग्जांपल लेके बात करें, मैं किसी से 5,000 रुपए लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं सामने वाले के हाथ पैर तोड़ूंगा, सामने वाले के हाथ पैर तोड़ूंगा। तो मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है जो लॉ ने मना कर रखा है। क्या हमारे इंडिया में किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए एग्रीमेंट करना अलाउड है, जिसको सुपारी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना सुपारी दे दी। या मैंने किसी से पैसा लिया, भाई मेरे को 5 लाख रुपए दे, मैं उस बंदे को उड़ा दूंगा, सुपारी ले ली 5 लाख रुपए में, और मैं बंदे को उड़ाने की सुपारी ले ली। तो क्या वो ऐसा एग्रीमेंट जिस बंदे के साथ मैंने करा, क्या वो एग्रीमेंट इंडिया में लॉफुल है? नहीं। तो कहता है एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। कहता है अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो लॉ ने क्लियर कट मना कर रखा, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। तो देखो,
एंड अगर वो अनलॉफुल है तो फिर वो वॉइड भी माना जाएगा। वॉइड मींस यूजलेस है, उसको इफेक्ट तो आप नहीं दे सकते। एन एग्रीमेंट, अच्छा ऐसा हो सकता है कि सपोज, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, साये ने आपको बोला कि भाई देख तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, तो उस बंदे को मार दे। मैंने उसको बोला पैसे पकड़ा, वो कहता पहले काम कर दे, बंदे को गोली मार दे, उसके बाद तेरे को पैसे दे दूंगा। इसका मतलब मेरा एग्रीमेंट हुआ है किसी बंदे के साथ इसको मारने के लिए, थर्ड पार्टी को मारने के लिए। मैंने उस बंदे को मार दिया, अब मैं इसके पास आया, भाई मेरे को पैसे दे दे, मैंने तेरे कहने पे बंदा मार दिया। ये कहता कौन से पैसे, चल जा यहां से, मैं तो नहीं दे रहा। क्या अब मैं इस बंदे के अगेंस्ट केस कर सकता हूं कोर्ट के अंदर? नहीं। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो एग्रीमेंट अनलॉफुल था। क्या मैं कोर्ट में जाकर ये बोलूंगा सर मैंने ना इससे 5 लाख रुपए की सुपारी ली थी बंदा मारने के लिए, मैंने बंदा मार दिया, मैं पैसे नहीं दे रहा, प्लीज मेरे पैसे दिलवा दो। कोर्ट मेरे को चपेट मारेगा और अंदर बिठा लेगा साथ में, है ना। और रही बात उसकी, तो अगर वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा और मैं बदमाश हूं, तो मेरा एक ही तरीका है, अब वो पैसे दे नहीं रहा, गोली मैंने मारी दी है, एक बंदे का तो जेल जाना ही है, तो दूसरा तरीका क्या है, अगर ये पैसे दे रहा है इसको बुला देता हूं, खत्म करता हूं, फिर ठीक है जाना तो दोनों के लिए जाएंगे इकट्ठे जेल फिर एक तरीका ये है। तो बात समझ आती है। ले दे के अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो लॉ के द्वारा मना है, तो वो आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पहला, एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इन्वॉल्व्स डूइंग ऑफ एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपको ऐसा काम करते जो लॉ ने मना कर रखा है, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। और एवरी एग्रीमेंट ऑफ व्हिच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। और हर वो एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो वॉइड माना जाता है। वॉइड मींस यूजलेस माना जाता है, उसका इफेक्ट नहीं है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एग्रीमेंट व्हिच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। An agreement is unlawful if it is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law। अब जरा फर्क समझो, ऊपर वाले में नीचे वाले फर्क है। डिफीट का मतलब होता है कि अगर आप उसको एग्रीमेंट को करोगे तो वो अनलॉफुल मान लिया जाएगा, उससे लॉ का प्रोविजन दब जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले में भी यही था कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखे जो लॉ ने मना कर रखा है, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। नीचे वाले में कह रहा है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करो जो अगर आपको अलाउ कर दिया तो लॉ का प्रोविजन डिफीट हो जाएगा, तो वो मना है। अब ऊपर वाले में नीचे वाले फर्क समझते क्या है? ऊपर वाले पॉइंट में वो वाले केस आते हैं जो स्टार्टिंग से ही मना है। इस पॉइंट 1 में वो वाले केस आते हैं जो स्टार्टिंग से ही मना है, जिनको करना ही अलाउड नहीं है। लाइक मैं AK-47 बेचूंगा, लाइक मैं किसी से एग्रीमेंट कर रहा हूं, किसी से सुपारी ले रहा हूं मारने की, लाइक मैं ड्रग्स बेचूंगा। ये सारे वो सारे काम है जो स्टार्टिंग से ही करना मना है। तो वो वाले पॉइंट सारे जो स्टार्टिंग से ही करने मना होते हैं, वो सारे पहले वाले पॉइंट में आते हैं। सेकंड वाले में वो वाले केसेस आते हैं जो करना मना नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से करोगे तो मना है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, सेकंड वाले का समझा रहा हूं अब। तो पहले वाले पॉइंट में तो आप वो चीज कर ही नहीं सकते, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में आप चीज कर तो सकते हो, लेकिन अगर गलत तरीके से करोगे तो मना है। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं कि मान लो किसी प्रोडक्ट, मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो ₹100 है। उस प्रोडक्ट की MRP कितनी है? 100 रुपए है। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की MRP कितनी है? 100 रुपए। अच्छा, MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप लोग इतना तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए होंगे, 12th में पढ़ाया जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। या हो सकता है कुछ लोगों को तो पहले बचपन से ही पता होती है चीजें। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट पे MRP लिखी है, आप इंडिया में कोई भी रिटेलर इससे ऊपर नहीं बेच सकता। वो लास्ट 100 रुपए तक चार्ज कर सकता है, वो 100 रुपए से 1 रुपए भी ऊपर चार्ज नहीं कर सकता, 101 रुपए नहीं मांग सकता। वो लास्ट खाली कितने लेगा? 100। अब मान लो इसका मतलब प्रोडक्ट बेचना मना नहीं है, आप 100 रुपए तक प्रोडक्ट बेचो, लेकिन अगर आप 100 से 110 का बेचोगे, अगर आप 110 का बेचोगे, तो इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो ये लॉ का प्रोविजन क्या कर देगा? डिफीट कर देगा। ये लॉ का प्रोविजन क्या कर देगा? डिफीट कर देगा। तो अगर आप 110 का बेचोगे, तो ये लॉ का प्रोविजन क्या कर देगा? डिफीट कर देगा। डिफीट। तो ले देखिए, एक बात समझ आ गई, प्रोडक्ट बेचना मना नहीं है। ऊपर वाले में, अच्छा ऊपर ड्रग्स बेचना मना था, किसी से सुपारी लेना मना था। पहले वाले पॉइंट में वो सारे केस थे जो करने ही मना थे। नीचे वाले में क्या बोल रहा है? देखो, अगर हमने आपको अलाउ करा, देखो कहता है नॉइएफ्स में वो वाले प्रोविजन आएंगे इफ इट इज परमिटेड। अगर हम आपको MRP से ऊपर बेचना शुरू कर दें, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इससे लॉ का प्रोविजन क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा, लॉ दब जाएगा, क्योंकि लॉ ने क्लियर कट बोल रखा है कभी भी आप 100 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते, मतलब MRP से ऊपर नहीं जा सकते। तो ले देखिए, आपको बात समझ आ गई कि बेसिकली यहां वाले केस में वो वाले केस आ रहे जो करना मना नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से करोगे या MRP से ऊपर चलेगा या कुछ और गलत तरीके से करोगे तो मना है। और ऊपर वाले केस में, पहले वाले केस में करना ही मना है। तो पहला पॉइंट भी समझ आ गया, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। तीसरा आता है फ्रॉडलेंट। ये तो सिंपल है, आपको पता ही है। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो तो लॉ कहता है वो अनलॉफुल भी है। देखो,
फ्रॉड किसी के साथ कर रहे हो, तुमने वो वाला मेरे से केस देखा था, वो रिश्ता करवाया झूठ बोलकर फ्रॉड वाले केस के अंदर, या तुमने मेरे से वो कंपनी का डिविडेंड वाला केस देखा था कि कंपनी ने झूठ बोलकर एवरेज वाला डिविडेंड वाला केस बताया, तो वो कंपनी फ्रॉड कर रही है ना, तो वो फ्रॉड करना अनलॉफुल भी है, तो वो अनलॉफुल भी माना जाएगा, प्लस वो वहां पे भी एक्शन होगा और यहां पे भी एक्शन होगा, वो एग्रीमेंट भी वॉइड है। अच्छा वो कब वॉइड है जरा समझो, आपने पढ़ा था मेरे से ऊपर कि फ्रॉड करने का जो इफेक्ट होता है, फ्रॉड का इफेक्ट वॉइडेबल होता है, आपने ऊपर पढ़ा। वॉइडेबल का मतलब क्या था, आप चाहे तो वैलिड बनाओ चाहे तो वॉइड बनाओ। अगर आपने वैलिड ही बना दिया इसका मतलब आपने उसको अपने आप को फ्रॉड माना ही नहीं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। देखो आपके साथ किसी ने गलत करा, फ्रॉड करा, और आप चुपचाप बैठे हो, इसका मतलब सरकार को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दिया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो उस बंदे के अगेंस्ट कि नहीं जी नहीं, ये तो उसने मेरे साथ गलत करा है, इसने मेरे साथ फ्रॉड करा है, तो आप वहां से भी वॉइड बनाओगे और यहां से वो अनलॉफुल भी माना जाएगा। तो आप डबल एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर कि भाई तूने मेरे साथ फ्रॉड करा है, ये अनलॉफुल इफेक्ट है और इसका वॉइड भी इफेक्ट है, तो अब ये अनलॉफुल भी माना जाएगा, आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, प्लस एग्रीमेंट का इफेक्ट भी वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो जाएगा और आपको आपके पैसे भी वापस मिलेंगे, दोनों चीजें हो जाएंगी, एग्रीमेंट भी वॉइड होगा प्लस आप केस भी कर सकते हो फ्रॉड के केस के अंदर, अगर आप उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो तो। अगर आप चुप रहना चाहते हो तो बात खत्म, चुप रहना चाहते हो बात ही खत्म, फिर तो एग्रीमेंट वैलिड हो गया, फिर वो यहां आएगा ही नहीं। तो इधर वो वाला फ्रॉड आएगा जब आप एक्शन लेना चाहते हो, जब आप एक्शन लेना चाहते हो। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। चौथा आता है, अगर आप किसी बंदे को मारने के लिए जो सुपारी ले रहे हो, जैसे मैंने बताया इन्वॉल्व्स इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, आप किसी बंदे को मारने के लिए सुपारी ले रहे हो, किसी बंदे की प्रॉपर्टी तोड़ने की सुपारी ले रहे हो। एग्जांपल, कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, उसकी 3 दुकान छोड़ के मेरी वाली दुकान है, और मैंने सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई जिसके, देखो मान लो एक शॉप ए है, मान लो एक शॉप ए है, मान लो एक शॉप बी है, शॉप ए शॉप बी, ये बात समझ आती है। अब जरा देखो क्या है इसमें, एक शॉप ए है एक शॉप बी है, मान लो शॉप ए और शॉप बी दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। शॉप ए को ना बड़ी खुंदक है शॉप बी वाले से कि सारा कस्टमर जो ज्यादा है ना वो इसकी दुकान पे आता है, इसकी दुकान पे नहीं आता। तो शॉप ए वाले ने ना मिस्टर एक्स को सुपारी दे दी, सुपारी दे दी सुपारी दे दी, मिस्टर ए, शॉप ए वाले ने मिस्टर एक्स को सुपारी दे दी, जा इस बंदे की दुकान तोड़ दे, इस बंदे के हाथ पांव तोड़ दे, सब कुछ कर दे इसका, इसके इसको भी तोड़, इसकी प्रॉपर्टी को भी तोड़, ताकि ऑटोमेटिक इसकी दुकान ही बंद हो जाए, कस्टमर ऑटोमेटिक मेरे पे आना शुरू हो जाए। क्या ये जो इसके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये अनलॉफुल है? यस, क्योंकि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, किसी को इंजरी पहुंचा रहा हूं, किसी को क्या कर रहा हूं, इंजरी पहुंचा रहा हूं। अच्छा, दिस इज नॉट, दिस इज कोर्जन ना, मैं वही बताना चाह रहा हूं, दिस इज ऑल्सो कोर्जन, दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर द केस ऑफ कोर्जन। क्यों कोर्जन, क्यों है ये? अगर याद हो कोर्जन में आपने एक चीज पढ़ी थी मेरे से, एक्चुअली कमिटिंग एन ऑफेंस और थ्रेटनिंग टू कमिट एन ऑफेंस, किसी को मारने या किसी को मारने की धमकी देना, किसी की कोई चीज छीनना या छीनने की धमकी देना, दैट इज कॉल्ड कोर्जन। और आपने पढ़ा भी था, मैं तुम्हें बताया था, कोर्जन इज अ क्राइम एज पर इंडियन पिनल कोड, पढ़ा था ना वहां पे कि कोर्जन एक क्राइम एज पर इंडियन पिनल कोड, वो क्राइम माना जाता है। और क्राइम चीज क्या होती है, कोई भी क्राइम करना अनलॉफुल है, इसलिए यहां पे भी आ गया। तो वो कोर्जन जो है वो अनलॉफुल भी है क्योंकि क्राइम भी है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर कोई आप किसी बंदे को इंजरी पहुंचाते हो, किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो अनलॉफुल और एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। और लास्ट आता है अच्छा, इसमें भी फिर वही दो चीज निकल के आ गई ना। अब कोर्जन में तो पढ़ा था कि इफेक्ट वॉइडेबल है, और यहां पढ़ रहे वॉइड है, ऐसा क्यों? ये भी तो कोर्जन वाला पॉइंट है, यहां वॉइड क्यों? अब जरा इसका वही मतलब हो गया, अगर आपको सपोज मैंने किसी को चपेट मार के उसकी चीज छीन ली, अब दो चीजें हैं, अगर कोर्जन हुआ है, अब दो चीजें हैं, या तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा या नहीं लूंगा। अगर मैं एक्शन लूंगा तो, अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो बात ही खत्म, पहला वाला केस समझ, अगर एक्शन नहीं लूंगा तो बात ही खत्म, इसका मतलब मैंने एग्रीमेंट को वैलिड बना दिया। अगर मैं एक्शन लूंगा तो मैंने एग्रीमेंट को वॉइड बना दिया, और अगर आपने वहां वॉइड बना दिया तो यहां तो ऑटोमेटिक वॉइड है, क्योंकि वन लॉफुल तो है ही, क्योंकि वन लॉफुल तो है ही। इसका मतलब बेसिकली एक चीज समझ आती है कि आप जब भी एक्शन लोगे जिसने आपके साथ गलत करा है, तो वो वॉइड हो जाएगा, और वॉइड हो जाएगा तो वो इलीगल भी है, और यहां पे भी आएगा और वहां पे भी आएगा। तो कोर्जन वाला केस और फ्रॉड वाला केस नॉर्मली इनका इफेक्ट वॉइडेबल होता है। अगर आप शांत हो, अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, बात ही खत्म, वैलिड है। अगर आप वॉइड बनाना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो और वॉइड बनाना चाहते हो, तो वो वॉइड वहां से भी होगा। वॉइड होने का मतलब क्या, आपको आपके पैसे भी वापस मिलेंगे, प्लस वो अनलॉफुल भी होगा। और अनलॉफुल का मतलब क्या है कि आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, दो चीजें होंगी ना। देखो अनलॉफुल और वॉइड में फर्क समझ आ गया ना। अनलॉफुल और होने से और वॉइड होने से क्या मतलब होता है, अनलॉफुल होने से और वॉइड होने से क्या फर्क होता है, जरा समझो। अनलॉफुल और वॉइड होने से क्या फर्क होता है, अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है तो सामने वाले के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसको क्या मिलेगी,
पनिशमेंट मिलेगी, उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट। तो गाइस हम देख रहे थे कि अगर एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है, अगर एग्रीमेंट अनलॉफुल होता है तो उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसको जेल भी होगी, उसको जेल भी होगी। मतलब जब भी अनलॉफुल हो जाएगा तो एक क्राइम है तो आपको जेल होगी। और लेकिन जब वॉइड भी हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपको आपके साथ जो नुकसान हुआ उस चीज की रिकवरी होगी। मतलब मान लो कि सामने वाले ने आपको आपका रैप्टा मारकर, आपको मार मूर कर, आपको चोटे वोटे पहुंचाकर आपकी कोई चीज छीन ली, तो उसने मार के चीज छीनी है और किसी के कहने पे करी है, तो वो एग्रीमेंट अनलॉफुल तो है ही, अनलॉफुल तो वो है ही कि आपकी चीज छीनी है आपसे, वो अनलॉफुल है। इसका मतलब क्या? उसको जेल तो होगी होगी, पनिशमेंट तो होगी, साथ में वॉइड भी माना जाएगा, मींस रिकवरी भी होगी। और तुम्हें याद भी होगा मैंने बताया था जो चीज अनलॉफुल होती है वो हमेशा वॉइड होती है, लेकिन जो चीज वॉइड होती है वो जरूरी नहीं है कि अनलॉफुल होगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, ए ने बी का एग्रीमेंट, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा सी का मर्डर करने के लिए। एग्जांपल लेके बात करें, अगर बी के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ कि सी का मर्डर करना है, ए कह रहा है मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, बी को कह रहा है, ए बी को कह रहा है मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा तो सी का मर्डर कर दे। मतलब इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ये अनलॉफुल भी है और वॉइड भी है, ये दोनों ही है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कोई नॉर्मल चीज लेने के लिए, माइनर आपकी दुकान पे आया कोई चीज लेने, तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन अनलॉफुल नहीं है, वॉइड है लेकिन अनलॉफुल नहीं है। और फिर आपको पता ही है, और माइनर के साथ तो एक बहुत बड़ा क्लेश ये भी है कि माइनर के साथ आप रिकवरी कब कर सकते हो कब नहीं है, अब आपको ऑलरेडी पता है। मैंने तुम्हें बताया था माइनर के साथ रिकवरी जो होती है वो माइनर पर्सनली लायबल तो होता नहीं, आपको पता ही है। माइनर अगर नेसेसिटी के केस में उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर किया जा सकता है, आपको ये पता है नेसेसिटी के केस में। और अदरवाइज अगर वो फ्रॉड करके आ रहा है आपके साथ कि माइनर ये बोल रहा है मैं मेजर हूं और फ्रॉड करता है, तो आपको पता है उससे रेस्टिट्यूशन के लिए जज चाहे तो रेस्टिट्यूशन करवा सकता है। रेस्टिट्यूशन मींस रिस्टोर बैक, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। खानगढ़ वर्सेस लखा सिंह का केस पढ़ा था हमने। चलो मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर मैं सब चीजें लिंक कर रहा हूं और अगर तुम्हारे को चीज याद नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारी गलती है, इसका मतलब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पहले जब भी लॉ पढ़ने बैठा करो तो हमेशा पहले वाला लेक्चर पढ़ के बैठा करो, पहले अब तक कितना हुआ उसको पूरा रिवाइज करके बैठा करो, तभी आगे बढ़ा करो, वरना कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लॉ का लेक्चर आज देखा कल नहीं देखा फिर परसों देखा तो वो बेटा सब उतर चला जाएगा। और लॉ में लिंकिंग होती है आगे पीछे तो परेशान हो गए बैठ के। तो हमेशा लॉ को साथ साथ रिवाइज करना है बेटा, वरना उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट आता है, अब हम कौन कौन से केस पढ़ रहे हैं? वो केस पढ़ रहे हैं जहां पे आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल है और या आपका एग्रीमेंट या उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पहले इमोरल समझते हैं। देखो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज गोइंग अगेंस्ट मोरालिटी इज कॉल्ड इमोरल। जो भी चीज मोरल नहीं है वो इमोरल है। एग्जांपल ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इमोरालिटी का एग्जांपल समझा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना रोज जिस ऑफिस में काम करता हूं, मान लो मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूं, किसी दुकान पे अकाउंटेंट हूं, कंपनी में तो हिसाब रहता है, किसी दुकान पे अकाउंटेंट हूं, लाला की दुकान है, लाला जी की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है लाला की, और रोज पैसा आता है, मैं अकाउंटेंट हूं और पैसा मेरे पास ये हिसाब आता है कि कितना आ रहा है कितना आ रहा है, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा गायब कर देता हूं। क्या मैं मोरल काम कर रहा हूं इमोरल काम कर रहा हूं? इमोरल काम कर रहा हूं। ठीक। केस 2, मैं किसी के साथ पैसा ले रहा हूं और मैं पैसा लेकर ये बोल रहा हूं कि भाई एक काम कर सामने वाले को मार दे। किसी को मारना मोरल है इमोरल है? इमोरल है। इसका मतलब कह रहा है आप कोई भी एग्रीमेंट पैसा लेकर कर रहे हो जो इमोरल है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। मोरल और विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, विच इज अपोज टू पब्लिक। लेकिन एक चीज याद रखना, सारे इमोरल एग्रीमेंट वो नहीं होते, क्या कहते हैं, अनलॉफुल नहीं होते। तो मैं आज इसमें भी एक चीज लिंक करी थी, शायद तुम्हें याद भी होगा। देखो जो चीज अनलॉफुल है वो हमेशा इमोरल है, लेकिन जो चीज इमोरल है वो जरूरी नहीं है अनलॉफुल होगी। इसके एग्जांपल लेके बात करते हैं। वो एग्जांपल, मैंने किसी से पैसे लिए कि सामने, देखो मोरालिटी क्या होती है? संस्कार। मोरालिटी क्या होती है? संस्कार। तो इमोरल का मतलब क्या है? जो संस्कारों के अगेंस्ट है, जो संस्कारों के अगेंस्ट है। एग्जांपल, मैंने किसी से पैसे लिए कि सामने वाले का, मैंने किसी से पैसे लिए कि सामने वाले का मर्डर करना है, तो मैंने जो उससे पैसे लिए कि सामने वाले का मर्डर करना है, दैट इज अनलॉफुल। किसी का मर्डर करना अनलॉफुल है, प्लस इमोरल भी है, संस्कारों के भी अगेंस्ट है कि मेरे को हमारे संस्कार थोड़ी सिखाते हैं किसी का मर्डर करो, तो वो इमोरल भी है और अनलॉफुल भी है। लेकिन केस 2, मैं रोड से जा रहा हूं और रोड के उस तरफ एक बंदा खड़ा है एंड ही इज ब्लाइंड। बड़े ध्यान से सुनना, मैं रोड से निकल रहा हूं, रोड के उस तरफ एक बंदा खड़ा है एंड ही इज ब्लाइंड, और उसको ना रोड क्रॉस करनी है और मैं देख रहा हूं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा और मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, और मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूं वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, मैं स्टिल उसकी हेल्प नहीं कर रहा। अब किसी की हेल्प ना करना
इज इमोरल बट नॉट अनलॉफुल। ये इमोरल तो है लेकिन अनलॉफुल नहीं है। क्यों नहीं अनलॉफुल? सर अनलॉफुल का मतलब क्या है? जहां पे आपको जेल हो जाएगी। मैंने किसी की रोड क्रॉस नहीं करवाई तो मेरे को जेल हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब जो चीज अनलॉफुल है, मगर मैंने किसी से मर्डर करने के लिए पैसे लिए या मैंने किसी से ड्रग्स बेचने के लिए पैसे लिए, और अगर मैं ऐसे एग्रीमेंट कर रहा हूं तो वो इमोरल भी है और अनलॉफुल भी है। लेकिन जो मैंने तुम्हें रोड वाला एग्जांपल दिया कि रोड के उस तरफ बंदा खड़ा है, इज ब्लाइंड और रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, किसी की हेल्प ना करना इज इमोरल, संस्कारों के अगेंस्ट है। माँ बाप ने सिखाया था चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सबकी हेल्प करनी है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो किसी की हेल्प ना करना इज इमोरल बट नॉट अनलॉफुल, मेरे को जेल नहीं होगी। इसका मतलब जो चीज अनलॉफुल है वहां जेल होगी, लेकिन जो चीज इमोरल है वहां जेल नहीं होती। लेकिन जो चीज अनलॉफुल प्लस इमोरल दोनों है, जहां पे दो, क्योंकि जब अनलॉफुल होगी तो इमोरल होगी, वहां तो जेल होगी। तो कहता है अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो अनलॉफुल जो कि इमोरल है, इमोरल अब तुम्हारे को पता ही है, और विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, तुम जरा सुनना, इसका भी एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। पब्लिक पॉलिसी क्या है जरा समझो। पब्लिक पॉलिसी मींस एनी पॉलिसी विच इज मेड इन द फेवर ऑफ जनरल पब्लिक, विच इज मेड फॉर द फेवर इन द फेवर ऑफ, विच इज मेड इन द फेवर ऑफ जनरल पब्लिक। जरा लिख लो, लिख लो। पब्लिक पॉलिसी is that policy which is made in the favor of जनरल पब्लिक। पब्लिक पॉलिसी क्या ऐसी पॉलिसी है जो जनरल पब्लिक के फेवर में बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं तो मैं पब्लिक पॉलिसी में मतलब हमारे इंडिया में बड़ी सारी पॉलिसीज हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है ना, केजरीवाल सरकार होती है, तो वो आपको पता होगा कि उसके अंदर वो लोग वो लेके आते हैं कि इतनी यूनिट्स तक आपकी बिजली फ्री होगी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, ऊपर वाली 200 यूनिट तक आपको आधा बिल देना है। ऐसे ऐसे स्कीमें निकालते रहते हैं। हर सरकार कोई ना कोई पॉलिसी, जैसे केजरीवाल सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई भी सरकार है, कोई ना कोई पॉलिसी निकालती रहती है, जनरल पब्लिक के भले के लिए होती है। दैट इज पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी में ना बड़े सारे केस आते हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक पॉलिसी यही है, ऐसी पब्लिक पॉलिसी भी होती है जो जनरल पब्लिक के दिखाने के लिए फेवर में होती है लेकिन जनरल पब्लिक का नुकसान कर देती है। अगर वो पब्लिक पॉलिसी जनरल पब्लिक का नुकसान कर देती है तो दैट इज अनलॉफुल, तो दैट इज अनलॉफुल। वो यहां आएगी। एग्जांपल लेके बात करता हूं, तुम्हें अगर पता हो ना, बहुत पहले एक फोन आया था, उस फोन का नाम था फ्रीडम 251। फ्रीडम 251, बहुत पहले एक फोन आया था, उसका नाम क्या था? फ्रीडम 251 फोन। तो मैं दिखाता भी, शायद गूगल पे दिख जाए उसके बारे में कुछ, दिखेगा तो जरूर। ये लो फ्रीडम 251 दिख गया। फ्रीडम एक्चुअली मैं पहले इसके थोड़ा सा बता देता हूं इस बारे में क्या था, फिर बताता हूं आगे। हुआ क्या था कि बहुत पहले एक फोन आया था फ्रीडम 251। उस फ्रीडम 251 के अंदर क्या हुआ था पहले सुन लो, कि इन लोगों ने जो इसके ऑनर्स थे उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला कि हमारा एक सपना है। 2016 में वो लेके आए फ्रीडम 251, और उसमें उन्होंने बोला कि हमारा एक सपना है कि हर बंदे के हाथ में फोन हो। हमारा क्या सपना है? कि हर बंदे के हाथ में क्या हो? फोन हो। और वो लोग फ्रीडम 251 का फोन लेके आए, और उन्होंने कहा हम इस फोन की कॉस्ट भी 251 रुपए रखें। खाली कितना रखें? तो 251 रुपए का फोन था, 251 रुपीज का फोन था वो। अब उन्होंने क्या सोचा कि हमारा सपना हर बंदे के हाथ में फोन हो, तो हर बंदा अफोर्ड कर सके, इसलिए उन्होंने 251 रुपए में फोन लॉन्च करने के लिए एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे कि 251 में फोन लॉन्च कर देंगे ताकि हर बंदे के हाथ में फोन हो। तो लोगों ने क्या सोचा यार, जितने बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक थे, कंपनियों के मालिक थे, उन्होंने सोचा यार कि जो हमारे छोटे मोटे स्टाफ हैं, वर्कर हैं, जिनके पास फोन नहीं है, उन लोगों ने अपने स्टाफ के लिए 5 फोन, 10 फोन, 15-15 फोन बुक करवा दिए अपने स्टाफ के लिए। जिन लोगों को जरूरत नहीं भी थी ना, उन लोगों ने भी अपने घरों में 2-2, 3-3 फोन बुक करवा दिए, चलो पड़ा रहेगा, कभी काम आ जाता है। 251 रुपए का तो फोन है, लोगों ने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है। करते कराते कराते इन लोगों ने बहुत पैसा रेज करा, उसके बाद वो फोन लॉन्च ही नहीं हुआ। इसका मतलब इन्होंने पब्लिक पॉलिसी बनाई थी दिखावे के लिए, लेकिन वो लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, लोगों का पैसा लेकर फरार हो गए। दैट इज फ्रीडम 251 स्कैम। इसमें ये हुआ था, और हमारे इंडिया के लोग तो पागल हैं। और चल अच्छा पैसा लगा दिया। सोचने वाली चीज इतनी बढ़िया ये है, जिस बंदे का दिमाग था 251, उसने क्या सोच के लगाया होगा 251 कंसेप्ट, कि 251 एक बहुत छोटा अमाउंट है। सपोज एक दो बंदों ने, सपोज मैंने 4 फोन भी बुक करवाए, 4 फोन भी अगर मैंने बुक करवाए, तो 4 फोन की कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपए, 1004 रुपए हो गई ना।
तो 4 फोन की कॉस्ट, क्योंकि 251 का एक फोन है, 4 फोन 1000 रुपए के। अगर सपोज कल को मेरे 4 फोन के पैसे मर जाते हैं, सपोज मेरे को 4 फोन नहीं मिलते, स्टिल मैं एक बार को क्या मैं उसके ऊपर केस करने की सोचूंगा? मैं सोचूंगा मेरे दिमाग में यार केस करूंगा, केस करने के लिए वकील मेरे से उससे ज्यादा पैसे ले लेगा, जो 1000 बर्बाद हुए वो तो हुए, वकील पे पैसे और लग जाएंगे। तो ज्यादातर मेरे दिमाग में क्या आएगा, चल छोड़, जो गए सो गए, वरना बात खत्म, अब आगे से ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो जिन लोगों ने एक एक दो फोन बुक करवाया 251 रुपए का एक फोन या 500 रुपए का, उनकी तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो तो सोचेंगे ही नहीं। तो जिस कंपनी ने दिमाग लगाया होगा उसने क्या सोचा होगा, यार छोड़, इतना छोटा पैसा लगाने के बाद कोई बंदा केस भी नहीं करेगा, परेशानी भी नहीं होगी, और यही दिमाग लगाकर इन लोगों ने फ्रॉड करा। अब फ्रीडम 251 स्कैम में थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं मैं, मेरे को नहीं पता कि कितना, 2016 में आए थे ये लोग। लिखा है ना भारतीय जनता पार्टी, देखो, द फ्रीडम 51 इज अ स्मार्टफोन दैट वाज इनिशियली ऑफर्ड फॉर सेल इन इंडिया एट द कंसेशन प्राइस ऑफ 251। आगे, इट वाज सोल्ड बाय रिंगिंग बेल्स प्राइवेट, कंपनी का नाम था रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड वाज मार्केटेड एज द वर्ल्ड चीपेस्ट स्मार्टफोन। इन्होंने क्या बोला कि वर्ल्ड का चीपेस्ट स्मार्टफोन है। भारतीय जनता पार्टी एमपी किरित सोमैया हैज स्टार्टेड द फोन इज बोगस एंड द प्रमोशन इज अ पोंजी स्कीम, है ना, वो बोगस था एंड पोंजी स्कीम, एंड ही फाइल्ड अ complaint which led to the FIR being registered against the ringing bells, has stated that, उसने क्या बोला, बीजेपी के एक वो थे एमपी, क्या नाम था उनका, किरित सोमैया, उन्होंने कहा कि ये फोन बोगस है और उन्होंने केस कर दी, FIR लॉन्च करवा दी, किसके अगेंस्ट, रिंगिंग बेल डायरेक्टर के अगेंस्ट, और उसके डायरेक्टर का नाम क्या था, मोहित गोयल, एंड उसकी जो कंपनी थी उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट कौन थे, अशोक चड्डा। अंडर सेक्शन 420 420 का केस लगा, 420 आपको पता है चोरी का केस ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर केस लगवा दिया गया, एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी केस लगा इनके ऊपर। और द प्रमोशनल प्राइस वाज ऑफर अ लिमिटेड टाइम ओनली टू ऑनलाइन बुकिंग बिटवीन 16 to 21 Feb। ट्रैफिक वाज सो हाई दैट द वेबसाइट वाज क्रैश्ड ऑन द फर्स्ट डे। क्या रहा, ट्रैफिक इतना हाई था क्योंकि 250 में फोन लॉन्च करा तो फर्स्ट डे वेबसाइट ही क्रैश कर गई। द कंपनी सेड दैट द रेगुलर प्राइस विल बी अबाउट ₹500, और कंपनी ने ये बोला कि हम बाद में इसका प्राइस 500 कर देंगे, रेगुलर प्राइस, सिर्फ प्रमोशनल प्राइस 250 है। और करते कराते रिंगिंग, देखो, द कंपनी प्लान टू सेल 5 मिलियन फोन्स बाय जून 2016। उनका प्लान था कि 5 मिलियन फोन बेचेंगे, 1 मिलियन के अंदर भाई 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन का मतलब हो गया 50 लाख फोन बेचेंगे। एट द पॉइंट वेबसाइट इट वाज क्रैश, इट हैड टेकन बुकिंग ऑफ फॉर ओनली 30,000 एट ₹251। लेकिन जब उनकी वेबसाइट क्रैश, उनका सपना कितना था, हम कितने फोन बेचेंगे, 50 लाख, लेकिन बुकिंग खाली कितने की, 30,000 रुपए की। बाय द टाइम बुकिंग क्लोज, रिंगिंग बेल्स क्लेम दैट दे हैड टेकन बुकिंग वर्थ ₹17.5 मिलियन ओवर। और इसका इसमें फिर यूएस में बताया गया, जब वो टाइम एंड हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने की बुकिंग ले ली है, 17.5 मिलियन की बुकिंग ले ली है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिंगिंग बेल्स हैड प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड रिफंड्स टू 30,000 कस्टमर्स who pre-booked 251 on the first day of the sale. The company said the refunds should have reached customer during the first week of March 2016. The company said the negative speculation around 51 smartphone has led to take the step, and that the customers who have booked the phone will now pay only after the smartphone is delivered to them. उन्होंने ये बोला, लोगों ने हमारे को बदनाम कर दिया है, अब हम उनका पैसा वापस कर देंगे, और अब से तुम्हारे को पैसे सिर्फ तब देने जब तुम्हारे पास फोन डिलीवर हो जाए। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी चली वगैरह वगैरह वगैरह। 16 ring bells were raided by government investigating why the product does not have a Bureau of Indian Standard certification. Some comment indicate that 251 is a sale, is a scam. The phone look like a Chinese phone. उन्होंने कुछ लोगों को फोन दिया, वो कह रहे हैं चाइनीज फोन लग रहा था। The icons shown on screenshot are copied from the Apple phone. वो उन्होंने कॉपी कर रखा था। There are also reports that many people ordered the phone but did not even receive a confirmation email. और कह रहे हैं कुछ लोगों को तो करा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि इन लोगों ने पैसे लिए लेकिन कंफर्मेशन हुआ ही नहीं। और ये लोग अरेस्ट हुए आफ्टर द ओनर गाजियाबाद ऑफ स्कैम फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द रिंगिंग बेल्स, इट ऑफ ₹16 लाख। करंटली द डोमेन हैज एक्सपायर्ड एंड द GoDaddy न्यू टेक्नोलॉजी। GoDaddy मतलब ये तो कुछ नॉर्मल बातें कर रहा है कि इन लोगों ने GoDaddy का डोमेन वगैरह लिया हुआ था। कई लाखों का फ्रॉड हुआ वो, इसमें तो बता रहा है वो। तो आपको एक बात समझ आ गई कि बेसिकली पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, अब आपको बात समझ आ गई। मेन तो मेरे को ये पेपर में मतलब क्या जाना, फ्रीडम 51 समझाने के लिए बताया। तो पब्लिक पॉलिसी वो होती है विच इज गोइंग अगेंस्ट द पब्लिक, और वो सारे केसेस वॉइड हैं। और अब तुम पढ़ोगे, ये तो एक केस था, अब तुम्हारे को पढ़ाने जा रहा हूं, कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब ये नीचे वो वाले एग्रीमेंट है जो सारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। और एक चीज याद रखना, ये सारे वो एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और इन सबका इफेक्ट वॉइड है। इन सबका इफेक्ट क्या है, वॉइड है। इन सबका इफेक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड। तो हम ये वो वाले सारे केसेस, क्योंकि ये सारे जो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो अनलॉफुल है, और जो अनलॉफुल होते हैं वो वॉइड होते हैं। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो,
आप ऊपर हेडिंग पढ़ रहे हो, आप वो वाले केसेस पढ़ रहे हो जिनके अंदर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाती है। तो आपने ऊपर 4 केस पढ़े और पांचवा पॉइंट क्या था, जब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, और अनलॉफुल माना जाएगा तो वो वॉइड माना जाएगा। तो अब हम वो केस पढ़ रहे हैं जो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाएंगे। तो अब हम कोर्ट हैव हेल्ड द फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो कह रहा है ये वो वाले एग्रीमेंट है सारे जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं, मतलब जो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि सारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या है। अब एक चीज और लिख लो इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट में एक चीज और बता दूं, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, 10th पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 9th पॉइंट, 10th पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 9th पॉइंट, 10th पॉइंट। ये मैं क्यों बताया, इन चार को मार्क कर लो। पेपर में ना इन चार पॉइंट के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, 9th और 10th के ऊपर अलग से केस भी बनता है। या तो वो तुम्हारे से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा कि वो केसेस बताओ, कोई यदि 5 एग्रीमेंट बता दो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई 5 एग्रीमेंट बता दो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसमें तो बहुत सारे, तुमने 10 पॉइंट पढ़ोगे तो कोई 5 लिख के आ जाना। पेपर में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अदरवाइज अगर वो केस पूछेगा तो वो ज्यादातर इन 4 पॉइंट से पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी किसी पॉइंट से केस पूछेगा नहीं, जो ज्यादातर इंडिविजुअल किसी पॉइंट को पकड़ के जो केस पूछने वाले चांस होते हैं वो इन 4 पॉइंट पे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, 9th और 10th। और अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई ऐसे 5 एग्रीमेंट बता दो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या कोई ऐसे 6 एग्रीमेंट बता दो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब सबको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या है देखते हैं। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कोर्ट्स हैव हेल्ड द फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में, इसमें पहला है ट्रेडिंग विद द एनिमी। और ये एनिमी कौन है, इधर एनिमी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, एनिमी हमारी कंट्री का एनिमी। और आप लोग मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर ट्रेडिंग विद वो एलियन एनिमी वाला पॉइंट पढ़ा था, जिसमें मैंने तुम्हारे को बताया था कि जो एलियन एनिमी है, अभी तक इंडिया ने किसी भी कंट्री को अपनी एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन अगर वो चाहे तो कर दे। और हमने देखा था कि अगर सपोज किसी कंट्री से हमारी वॉर छिड़ जाती है और अगर हमारी इंडिया उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देता है, तो जितने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, जितने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकते हैं और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकते हैं। ये चीज आपने मेरे से कहां पढ़ी थी? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले टॉपिक के अंदर, एलियन एनिमी वाले पॉइंट में। तो ये वही है ट्रेडिंग विद द एनिमी। कहता है अगर हमारी किसी कंट्री से वॉर छिड़ी हुई है और स्टिल आप उस कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो जनरल पब्लिक है, पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो जनरल पब्लिक के हित के अगेंस्ट है। रीजन बहुत सिंपल है ना यार, तो वो हमारी एनिमी कंट्री है, तुम उनको अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो तुम उनको पैसा दे रहे हो। अब जब तुम उनको पैसा दे रहे हो, उनसे ट्रेड कर रहे हो और उनको पैसा दे रहे हो, तो उनको टैक्सेस पे कर रहे हो, वो टैक्सेस उनकी कंट्री में जा रहे हैं और उसी टैक्सेस के पैसे से वो अपनी आर्म्स को, वो अपनी आर्मी को देते हैं, सब कुछ देते हैं, और वही आर्मी हमारे से जंग वही आर्मी क्या करती है, वापस आके हमारे से जंग लड़ती है। तो इनडायरेक्टली आप उन्हीं की क्या कर रहे हो, कंट्री को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, उनकी कंट्री को क्या कर रहे हो, बेनिफिट पहुंचा रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग विद द एनिमी। और कहता है अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो ये अनलॉफुल है। अगर आप किसी एनिमी कंट्री के लोगों से, जब तक वो हमारे एनिमी है तब अगर आप तब तक उनसे एग्रीमेंट करते हो तो वो अनलॉफुल है। और आपको पता है अगर अनलॉफुल है तो फिर क्या होगा, वहां पे ऊपर आपने पढ़ी रखा है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएगा जब तक वॉर चल रही है और जब तक वो हमारे एनिमी है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए तो एग्जिस्टिंग एनफोर्स हो जाएगा, फ्रेश एंटर हो जाएगा। ये आपको बात पता ही है। तो ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी, अच्छा प्रोसिक्यूशन क्या, मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी क्या होती है, मैंने किसी के ऊपर केस डाला, मेरे को किसी से कोई परेशानी है, मैंने उसके ऊपर केस डाल दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पता तारीख पे तारीख, इधर से मैं भी जाऊंगा, उधर से सामने वाला बंदा भी आएगा, इधर से मेरा वकील भी जाएगा, उधर सामने वाला वकील भी आएगा। ये जो तारीख पे तारीख चल रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन, मुकदमेबाजी। जब तक केस चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मुकदमेबाजी। तो कहता है एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब होता है गला घोटना, दबाना, गला घोटना, दबाना। यू कैन, और ये क्या कह रहा है, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या है, और क्या कहता है, यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। जरा समझाता हूं ये चीज क्या है, ये चीज क्या समझना, पेपर में आया हुआ केस है। मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया, मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए हो गया मर्डरर। अब इसको मर्डर करते हुए ना सी ने देख लिया, सी कौन हो गया, फिर मैं कह सकता हूं चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से देखा है मर्डर होते हुए।
किसका मर्डर होते हुए देखा है? बी का मर्डर होते हुए देखा है। किसने देखा? सी ने। किसने करा मर्डर? ए ने। अब ए ने जब बी का मर्डर कर रहा था और सी ने देख लिया, अब ए को पता लग गई कि बात भाई सी ने देख लिया। अब सी पता क्या कह रहा है ए को, भाई तेरे को देख कोर्ट में लेके जाऊंगा, तूने इसका मर्डर करा ना, देख तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा। अब ए क्या कर रहा है? सी के साथ एग्रीमेंट करता है। ए और सी आपस में क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। ए सी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई सुन, ए सी को कहता है भाई सुन, मेरे से 50,000 रुपए ले ले, मेरे से 50,000 रुपए ले ले और चुप रहियो, कोर्ट में कोई बात करने की जरूरत नहीं, तूने कुछ देखा क्या नहीं देखा, बात खत्म, तू भूल जा तूने कुछ देखा भी था, मेरे से 50,000 रुपए ले, उस मैटर को यहीं दबा दे और यहां से चला जा और भूल जाइयो आज के बाद तूने ऐसा कुछ देखा भी था। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? अगर ए सी के साथ ऐसा एग्रीमेंट करता है तो वो क्या कर रहा है? अपनी सजा को दबाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई इसका गवाह मिलेगा ही नहीं तो इसको सजा होगी नहीं, तो ये अपनी सजा को क्या कर रहा है? दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इन दोनों ने, ए और सी ने जो आपस में एग्रीमेंट करा, वो किस चीज का एग्रीमेंट है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मतलब जो मुकदमेबाजी कोर्ट में चलती, उसको इसने क्या करा? ए ने दबा दिया, उसको ए ने क्या करा? दबा दिया, पैसे लेकर दबा दिया। और लॉ कहता है अलाउड नहीं है, लॉ कहता है अलाउड नहीं है। लॉ रीजन दे रहा है, कहता है यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। लॉ कहता है यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम, you cannot convert crime into source of profit। लॉ कहता है आप क्राइम को सोर्स ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप क्राइम को सोर्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। सी क्या कर रहा है? उसने उस क्राइम को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। चल कोई बात नहीं, क्राइम देखा, ये दब जाएगा, पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया, मैं चुप रहूंगा, मैं आप चुप रहूंगा। लॉ कहता है आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। और इसका दूसरा रीजन ये भी तो है, अगर एक किस्म से देखा जाए तो सी कौन होता है ए को छोड़ने वाला? सी ने पैसे लेके मैटर दबा दिया कि चल ठीक है मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लूंगा। सी कोई जज है क्या? लॉ कहता है कि कोई बंदा गलत है या नहीं है, वो जज का काम है डिसाइड करना। मतलब ए ने मर्डर करा, वो गलत है बंदा या नहीं है, वो किसका काम है? जज का। तुम पैसे लेकर अपने आप को खुद ही न्यायाधीश नहीं बन जाओगे, मतलब तुम पैसे लेकर खुद ही जज नहीं बन जाओगे, चल इतने पैसे तू जा, मेरी तरफ से तू माफ है, मैं तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा। अबे भाई तू का जज बन रहा है अपने पैसे कमाने के चक्कर में। लॉ कहता है आप ये हरकत नहीं करोगे, यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। अब पढ़ोगे ना समझ आएगा, अब इस केस को पढ़ोगे समझ आएगा। देखो मिस्टर ए, तो अब देखो हेडिंग भी क्या है? एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट किसके बीच में हमारे एग्जांपल में? ए और सी के बीच में हुआ है। किस चीज के लिए हुआ है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। यू कैन नॉट, और रीजन क्या है? लॉ क्या कहता है? यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। आप क्राइम को सोर्स ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सी क्या कर रहा है? क्राइम को सोर्स ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। लॉ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो, मिस्टर ए नोइंग दैट बी हैज कमिटेड अ मर्डर। ए जानता है कि बी ने मर्डर करा है, ए जानता है कि बी ने मर्डर करा है। ऑब्टेन्स अ प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे हिम मिस्टर ए ₹10,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग बी। ए बी को क्या बोलता है? मेरे को 20,000 रुपए दे दे, मैं जानता हूं तूने मर्डर करा है, मेरे को 20,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को एक्सपोज नहीं करूंगा, मैं तेरे को एक्सपोज नहीं करूंगा, मतलब मैं तेरे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा। दिस इज अ केस ऑफ शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन, नहीं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। इसको ठीक कर लेना, दिस इज अ केस ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये किस चीज का केस है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दिस इज अ केस ऑफ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब उसने प्रोसिक्यूशन को दबाने की कोशिश करी है एंड द एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड। एंड ये एग्रीमेंट इलीगल भी है और वॉइड भी है। और नीचे अब देखो जजमेंट में भी यही है जो मैंने अभी तुम्हारे को बताई बात, कि अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो अपने आप में खुद ही जज बना फिर रहा है। लॉ कहता है खुद जज नहीं बनोगे, ये जज का काम है कोर्ट में का देखना। तुम पैसे लेकर अपने आप को जज मत बनो, जा मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन नहीं लूंगा, मैं चुप रहूंगा, तेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगा। लॉ कहता है जज का काम है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपने हाथ में केस नहीं ले सकता। देखो, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ही शुड बी पनिश्ड बाय लॉ। वो कहता है अगर किसी बंदे ने ऑफेंस करा, ऑफेंस मींस अपराध करा है, जैसे हमारे एग्जांपल में ए ने अपराध करा है, इसने ऑफेंस करा, तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। No court of law can give effect to an agreement which attempt to take the administration of law out of the hands of the judge and put in the hand of private individual। आ गई ना बात? कोई भी कोर्ट इस एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं देगा। कौन सा एग्रीमेंट? जो ए और सी के बीच में हुआ है। क्यों? वो कहता है आप कोई भी ऐसे एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं दोगे जो जज की पावर छीनकर अपने आप में प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद ही जज बन रहे हैं। जैसे यहां पे सी खुद ही जज बन रहा है, कोई जज की पावर छीनकर नहीं कोर्ट में केस नहीं लेके जाएंगे, चल मैं तेरे निपटा देता हूं, मैं कोर्ट में जाने नहीं दूंगा, तो इतने पैसे दे मैं चुप रहूंगा, इतने पैसे दे मैं चुप रहूंगा। एक किस्म से अगर देखा जाए सी चुप रह रहा है तो क्या कर रहा है? जज की तरह बिहेव कर रहा है, पैसे लेके चुप हो गया, मतलब क्या? उसने इसको दोषी से बचा लिया, उसने इसको क्या ऑनेस्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा ऑनेस्ट है, दोषी नहीं है। आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। कह रहा कोई बंदा ऑनेस्ट है या कोई बंदा कल्प्रिट है,
ऑफेंडर है, कुछ भी है, वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं कर सकते। यू कैन सी द रीजन, सिंपल पेपर में क्या लिख के आओगे? यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू सोर्स ऑफ प्रॉफिट। ये बात खत्म हो गई, सेकंड केस खत्म हो गया। थर्ड, एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। व्हाट इज लिमिटेशन पीरियड? तुम लोगों ने मेरे से थोड़े दिन पहले पढ़ा था, 2 या 3 लेक्चर पहले पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था मेरे से, टाइम बार डेट। याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था टाइम बार डेट, जिसको तुमने मेरे से पढ़ा था एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि अगर ए ने बी को लोन दिया है, अगर ए ने बी को लोन दिया है फॉर 1 ईयर, तो मान लो अगर उसने 1/1/2019 को लोन दिया है, और इसका मतलब लोन की ड्यू डेट क्या हो गई? 31/12/2019 ड्यू डेट हो गई। ये क्या हो गई? ड्यू डेट ऑफ लोन, रीपेमेंट की, ड्यू डेट ऑफ लोन की रीपेमेंट हो गई, ड्यू डेट रीपेमेंट की हो गई है 31/12/2019। ये ड्यू डेट है, इसका मतलब उसने 1 साल के अंदर चुकाना है। अगर उसने नहीं चुकाया तो यहां से 3 साल, ड्यू डेट के बाद वाले 3 साल, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022। अगर उसने इन 3 साल के अंदर नहीं चुकाया, अगर बी ने 3 साल के अंदर पैसा नहीं चुकाया, तो आपको पता है फिर ये टाइम बार डेट बन जाएगा, टाइम बार डेट बन जाएगा। और उसके बाद ए कभी भी जिंदगी में केस फाइल नहीं कर पाएगा, ए कभी भी जिंदगी में बी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा। अब यहां क्या केस है, आप जरा समझना, इसमें क्या केस है? एग्रीमेंट टू वेरी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वेरी मींस चेंज करना। अब सपोज पता है क्या हो रहा है, ये 3 साल का टाइम पीरियड है ना? अब पता है क्या है, बी के दिमाग, अच्छा ए कौन था? लेंडर। ए कौन था? लेंडर। बी कौन था? बोरोवर। और मान लो मैं यहां पे ना ए की जगह ना एबीसी बैंक कर देता हूं, ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। कुछ समझाने जा रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। मान लो ये एबीसी बैंक है। अब ए के दिमाग में ना खुराफात आई, मान लो ए को पता है 3 साल वाला प्रोविजन है, ए के दिमाग में खुराफात क्या आई कि एबीसी बैंक का एक, देखो बैंक खुद तो आएगा नहीं ना, बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो बी ने ना, मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ये इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या है? इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। एक मिस्टर एक्स है, इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये मिस्टर एक्स बी के पास गया, तो बी ने जब इन, और मिस्टर एक्स ने बी का लोन अप्रूव कर दिया, और बी एक्स से लोन ले रहा है, तो लोन एग्रीमेंट साइन होता है। आपको पता है लोन एग्रीमेंट साइन होता है, जब एक लेंडर लोन देता है तो क्या साइन होता है? लोन एग्रीमेंट साइन होता है। तो जब मिस्टर एक्स बी को लोन दे रहा था, तो बी ने क्या करा, उसमें लिखवा दिया कि भाई एक काम कर, ये जो लिमिटेशन पीरियड 3 साल है ना, इसको अपने एग्रीमेंट में 1 साल कर दे। ये जो लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल, उसको 1 साल कर दे। लॉ में करने कितना लिखा हुआ? 3 साल। और वो क्या कह रहा है, इस लोन एग्रीमेंट में तो कितना लिख दे? 1 साल। अच्छा, वो ऐसा क्यों चाह रहा है बी ये चाह रहा है कि भाई देखो, ये 3 साल का गैप बहुत बड़ा होता है, कि अगर ड्यू डेट पे लोन नहीं दिया तो 3 साल बहुत बड़ा गैप है, ये कभी भी 3 साल में केस फाइल कर सकते हैं। 3 साल के बाद नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल में तो केस फाइल कर सकते हैं। अब बी ये चाह रहा है कि अगर मैं लिमिटेशन पीरियड 1 साल करा दूंगा, तो बैंक का टाइम कम हो जाएगा। अगर इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसने लिमिटेशन पीरियड लोन में, एक लोन एग्रीमेंट में 1 साल लिखवा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ड्यू डेट के बाद खाली बैंक को 1 साल मिलेगा। अगर उसने 1 साल में केस नहीं करा, तो उसके सारी जिंदगी केस नहीं कर सकता। इसका मतलब अल्टीमेटली बी किसका नुकसान करवा रहा है? बैंक का नुकसान करवा रहा है। बी किसका नुकसान करवा रहा है? बैंक का नुकसान करवा रहा है। अगर लॉ कहता है अगर ऐसा आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो टोटली वॉइड है, वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, वॉइड है एंड अनलॉफुल है। इसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज करना। आप क्या कर रहे हो? लिमिटेशन पीरियड को चेंज कर रहे हो। तो मैंने लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या है? वो टाइम बार डेट वाले 3 साल जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाए थे पहले भी। इसलिए बोल रहा हूं, अगर पहले से नहीं पढ़ रखा है तो भाई मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा इन फालतू की चीजों के लिए डाउट नहीं पूछेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर आओ। अगर किसी बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो इसके लिए समझ जाऊंगा कि उसने पहले टाइम बार डेट नहीं समझ रखा, और या उसने पढ़ के नहीं बैठा। जब भी लॉ को पढ़ना है तो आगे आगे का पढ़ना है, आगे का पहले, जब आगे पढ़ो तो पहले पीछे का पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना, तब आगे बढ़ना है, वरना मैं चीजें लिंक करता जाऊंगा, समझ नहीं आएंगी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। बड़े ध्यान से सुनना भी, एक चीज है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ए है, एक मिस्टर एक्स है और एक मिसिज एक्स है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या है? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है।
ये जो ए है ना, ए, इसको ना एक्स की बीवी पसंद है, इसको एक्स की बीवी पसंद है। अब ये चाह रहा है कि यार इसको इसकी बीवी पसंद है कि यार इन दोनों की ना गलत शादी हो गई, इनकी शादी तोड़वाऊंगा। ये इनको खुश नहीं देख पा रहा, ये इन दोनों को खुश नहीं देख पा रहा है। ऐसे समझ लो जेठालाल है, ये बंदा जेठालाल है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा ना, उसमें जेठालाल है, बबीता जी है और ये अय्यर जी हैं। और आपको पता है जेठालाल खुश नहीं है कि बबीता जी की और अय्यर की शादी क्यों हो गई। तो वही वाला केस है। तो मान लो ये जेठालाल है, वो अय्यर है। अब क्या हो रहा है कि ए खुश नहीं है, तो अब ए क्या कर रहा है, किसी मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। एग्रीमेंट क्या कर रहा है कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, किसी भी तरीके से इनकी शादी तोड़वा दे, इन दोनों की शादी तोड़वा दे, दोनों में शक डाल दे, कुछ भी कर दे। मान लो ये जो बी है ना, ये जो बी है ये एक्स का फ्रेंड है, एक्स का फ्रेंड है, और ए जो है ना वो बी को 1 लाख रुपए पकड़ा रहा, कह रहा है एक्स को जाके आग लगा, तेरी बीवी सही नहीं है, जो भी है, मतलब उल्टा सीधा। या उसको सुबह ऐसा हो सकता है कि ये मिस्टर बी उसकी वाइफ का फ्रेंड हो और उसको जाके बोल दे तेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, मतलब कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में बेसिकली इसको दरार डलवाने का कोशिश कर रहा है। ये दोनों के बीच में क्या करवा रहा है, फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों अलग हो जाए। इसको हम बोलते हैं मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों आपस में जो कर रहे हैं क्या है, ए और बी के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो रहा है क्या है, बेसिकली मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट टोटली क्या है, वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टोटली वॉइड माना जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और नीचे वो यही बता रहा है, कहता है एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड व्हिच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। आ गए ना, नेगोशिएट मैरिज में जब शादी को तोड़वाने की कोशिश कर रहा है रिवॉर्ड के बदले पैसा लेकर, तो वो गलत है। अच्छा अब एक बात बताओ, नीचे क्या बोलता है, देखो नीचे, मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, डज नॉट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉइंट। वो कहता है मैरिज ब्यूरो वाले इसके अंदर नहीं आते, मैरिज ब्यूरो वाले इसके अंदर। अच्छा मैरिज ब्यूरो वाले शादी करवाते तोड़वाते हैं, शादी करवाते हैं, ऑल्दो वो भी जब शादी करवाते हैं तब शादी करवाने के पैसे लेते हैं, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन आप ये आपको ऐसा ना हो जाए ना कि अलग अलग प्रोफेशन बन जाए, इंडिया में 2 तरीके के प्रोफेशन बन जाए, एक मैरिज ब्यूरो वाले, एक शादी करवाने वाले, एक शादी तोड़वाने वाले। अगर हम ऐसा करने लगे तो बेटा ये लोग, इन लोगों का एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। तो हमारा बहुत लोगों का काम है आग लगाना, वो तो ये वाला बिजनेस तो इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, लोगों के घर ही नहीं बसने देंगे लोग। इसलिए लॉ कहता है इंडिया में मैरिज ब्यूरो वाले भी पैसे लेके शादी कराते हैं, वो पैसे लेके शादी करा रहे हैं, वो लोगों को घर बसा रहे हैं, तोड़वा नहीं रहे। तो कहते हैं वो अलाउड है, लेकिन आप पैसे लेके अगर किसी का घर तोड़वा रहे हो, किसी की शादी तोड़वा रहे हो, वो अलाउड नहीं है, वो क्या है, अनलॉफुल। अब आता है ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, ये क्या चीजें जरा समझते हैं। व्हाट इज पब्लिक ऑफिसेस, पहले तो ये समझ लें व्हाट इज पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिस का मतलब समझ लो, पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब्स। पब्लिक ऑफिस मींस गवर्नमेंट जॉब्स। का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरी को ही दूसरा नाम देते हैं पब्लिक ऑफिस। अब ये क्या मतलब है समझना। तुमने कभी सुना हो एक वर्ड होता है वुमेन ट्रैफिकिंग, सुना है ना, सुना है, ये यहां पे लिखा है ना, कहां गया, ट्रैफिक, एक वर्ड होता है वुमेन ट्रैफिकिंग, कभी सुना हो। हाँ एक वर्ड होता है वुमेन ट्रैफिकिंग, एक वर्ड होता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सुना है, ये वर्ड सुने हो, तभी ये पहले ये वर्ड समझ आएंगे तब वो वर्ड समझ आएगा। वुमेन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन एज अ कॉमोडिटी। सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन एज अ कॉमोडिटी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ चाइल्ड एज अ कॉमोडिटी। अब जरा समझना, तुमने देखा होगा लड़कियों को बेच दिया जाता है गलत गलत जगहों पे, उसको हम बोलते हैं वुमेन ट्रैफिक। तुमने देखा होगा बच्चों को बेच दिया जाता है, बच्चों को तुमने देखा होगा नेपाल से, बिहार से, छोटे छोटे शहरों से बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप पे पैसे नहीं होते, तो उनके बच्चे वो अपने बच्चे बेच के चले आते हैं। और कुछ लोग उल्टा भी होता है, कुछ लोग उन लोगों के बच्चे जाकर चुरा लेते हैं और चुराने के बाद इधर बेच देते हैं, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और तुमने देखा होगा बड़े बड़े कोठियों में लोग मजदूरों की तरह छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे, हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं सारी जिंदगी उनके यहाँ कैद बन के रहते हैं, उनका नौकर, उनकी जगह नौकरी करते हैं, उनके यहाँ नौकरों की तरह काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो और आपको पता है दोनों इंडिया में अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे अब आप ये अपने वुमेन ट्रैफिकिंग समझ आ गया, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन एज अ कमोडिटी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेल एंड परचेज ऑफ चाइल्ड एज अ कमोडिटी। अब यहाँ पे वर्ड क्या है,
ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस, इसका मतलब क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। इसका मतलब क्या है? मैंने पैसे देकर रिश्वत देकर सरकारी नौकरी लगवा ली, मैंने जुगाड़ निकलवा लिया। तुमने देखा होगा ना हमारे इंडिया में रिश्वत चलती हर जगह, करप्शन बहुत है। तो मैंने पैसे दिए किसी को और मैंने बोला भाई देख 10 लाख रुपए दूंगा सरकारी नौकरी लगवा दे मेरी, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस। और लॉ कहता है ये करना अलाउड नहीं है, लॉ कहता है ये करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप पैसे देकर सरकारी नौकरी नहीं लोगे। वो लॉ कहता है उसका रीजन है, मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में एक ही पोस्ट निकली, एक ही पोस्ट निकली और मैंने पैसे देकर रिश्वत देकर वो जॉब ले ली, किसी को रिश्वत देकर जॉब ले ली। मेरी पैसे देकर रिश्वत लेने से जो एलिजिबल कैंडिडेट था, जो वाकई में पढ़ा लिखा बच्चा था जिसको एक्चुअल में जॉब की जरूरत थी, एक ऐसा बच्चा जो बेचारा, मान लो कोई बच्चा बहुत गरीब है लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है, उसने बहुत मेहनत करी उस नौकरी पे आने के लिए और मैंने मिनट से पहले उसकी नौकरी छीन ली पैसे देकर, मैंने वो जॉब खरीद ली। इसका मतलब मेरे वजह से जो टैलेंट बढ़ सकता था इंडिया में वो डाउन हो गया, वो क्या हो गया? डाउन। इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज, कि आप पैसे देकर सरकारी नौकरी की खरीद परचेज नहीं करोगे, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले तो, आजकल भी जो थोड़े बहुत जुगाड़ तो अब भी निकल आते सरकारी नौकरियों में, लेकिन पहले तो पता है क्या होता था कि सपोज कोई बंदा 65 साल की उम्र में रिटायर होएगा मान लो, तो जैसे उसकी एज 64 साल होती थी ना, या 64.5 साल होती थी, मतलब 64 ईयर्स का जैसे ही होता था, आखिरी साल बचा होता था, तो लोग उसके पास जाते थे, उसको पैसे पकड़ाते थे कि भाई देख जैसे तू 65 साल का रिटायर होगा मेरे से इतने पैसे पकड़, तेरी जगह पे मेरे को नौकरी दे दियो। पहले क्या होता था सरकारी ऑफिस के अंदर, बहुत पहले की बात है, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि क्या होता था कि जो जब बंदा कोई रिटायर होता था सरकारी नौकरी वाला, जो रिटायर हो रहा होता था उसी के पास ऑप्शन होता था कि वो आगे अगर अपनी जगह पे किसी को नौकरी पे रखना चाहे तो रख सकता है। और पहले बहुत सारे लोग नॉर्मल में भी सरकारी नौकरी में अपॉइंट कर लेते थे अपने नीचे। अब आजकल तो प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है वगैरह वगैरह, लेकिन आज के में भी इंटरव्यू वगैरह में सेटिंग हो जाती है। तो पहले ऐसा होता था, तो लोग क्या करते थे जिस टाइम आखिरी के साल होता था रिटायरमेंट का, उनको बोलते थे तुम रिटायर हो जाओ, अपनी जगह पे मेरे को लगवा लो, ये लो इतने पैसे, ये लो इतने पैसे। तो वो अपनी अपनी सीट खाली कर देता था, मतलब अपनी नौकरी पोजीशन खाली करके सामने वाले को अपनी नौकरी बेच जाता था, उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज। और लॉ कहता है ये टोटली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और ये अलाउड नहीं है। देखो, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज इट इंटरफेयर। देखो आगे ना, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज मींस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अच्छा, इससे होल पब्लिक अफेक्ट हो रही है ना, आज समाज में एक बंदा कर रहा है कल को पूरा समाज करेगा, तुम कितने लोगों की नौकरी खा रहे हो। आगे, एज इट इंटरफेयर्स विद द, क्यों कह रहा है अगेंस्ट, क्यों है, गलत क्यों है, एज इट इंटरफेयर्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक। कह रहा है अगर आप किसी से पैसे लेके नौकरी दिलवाते हो किसी को, तो उससे वो बंदा अफेक्ट हो जाएगा जो बेस्ट क्वालिफाइड था उस नौकरी के लिए, जिसको एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, वो बंदा अफेक्ट हो जाएगा आपकी हरकतों की वजह से। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड। आ गई ना बात। पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या है, जिस नौकरी को आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि पैसे दोगे तो नौकरी लगेगी। आप लियाकत पे लगो, आप अपनी कैपेबिलिटी पे लगो, आप लायक हो तो आपकी नौकरी लगेगी, आप लायक नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। ये नहीं पैसे देकर रिश्वत देकर नौकरी लगवा ली। तो कहता है अगर आप ऐसा करते हो तो अलाउड नहीं है। नीचे एग्जांपल दे रहा है पब्लिक ऑफिस के, जो कह रहा है टोटली वॉइड है। पहला एग्जांपल दे रहा है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट से सेटिंग कर रहे हो कि तू रिटायर हो जा, अपनी जगह नौकरी मेरे को दे दे, वो गलत है। या दूसरा केस है, आप पैसे देके पद्म भूषण अवार्ड खरीद रहे हो, ये ले पैसे और मेरे को दे दे, मेरे को पद्म भूषण अवार्ड मेरे को दे दे, मेरे लायक हो। भाई पद्म भूषण वाला काम करा होगा तो पद्म भूषण मिलेगा भी, पैसे दे करके पद्म भूषण वाला अवार्ड खरीद रहे हो, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। लिखा ना एग्रीमेंट टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मींस परचेज, क्या रिकॉग्निशन लाइक पद्म भूषण फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। अगर आप ऐसी हरकत करते हो टोटली क्या है, वॉइड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ये देखते हैं क्या चीज है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो सामने वाले की ड्यूटी के अगेंस्ट है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। तुमने देखा होगा कुछ गंदे बच्चे होते हैं, गंदे बच्चे मतलब गंदी औलाद जिनको हम बोलते हैं, पंजाबी भाषा में बोल देते हैं हम लोग गंदी औलाद, मतलब वो लोग जो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, अपने माँ बाप की केयर नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो किस चीज का प्रोफेशन है? लोगों को सेव करना, लोगों की जिंदगी बचाना। एग्जाम्पल लेके बात करना हूं तब ध्यान से सुनना। लोगों का, डॉक्टर का काम है लोगों की जिंदगी बचाना। मान लो किसी बंदे के फादर बीमार हो गए, वो डॉक्टर के पास लेके गया और वो अपने फादर से प्यार नहीं करता था, उसने डॉक्टर को बोला 5 लाख रुपए दूंगा, मेरे बाप को टीका लगा दो, बचे ही ना, वो बचे ही ना, बाप को मार दो। आपने सुना होगा ना ऐसे पेपर में टीवी में केस आते रहते हैं आए दिन, बेटे ने बाप को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बेटे ने माँ को मार दिया, जो भी व्हाट्सएवर आते हैं।
मतलब आप डॉक्टर से एग्रीमेंट कर रहे हो कि एक ऐसा टीका लगा दो कि मेरे पापा को लगे ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन आप उन्हें मार देना, एग्जाम्पल लेके बात करें। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। उसने डॉक्टर के साथ ऐसा एग्रीमेंट करा विच इज अपोज टू हिज ड्यूटी, जो डॉक्टर की ड्यूटी के अगेंस्ट है, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी किसी की जिंदगी बचाना है, किसी की जिंदगी लेना नहीं। ये बात समझ आती है ना? तो दैट इज एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट इंटरफेसिंग विद मैरिटल स्टेटस। आप किसी के शादीशुदा रिलेशन में इंटरफेयर कर रहे हो। देखो ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क है। ऊपर वाले में नीचे वाले फर्क पता है क्या है? ऊपर वाले के अंदर आप उसकी शादी तुड़वा रहे थे, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पे आप किसी की शादी तुड़वा नहीं रहे, आप उसकी शादी में इंटरफेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो। जरा फर्क समझना, फर्क समझना। मान लो एक पर्सन है ए, उसको किसी की बीवी पसंद है। मान लो एक पर्सन है, उसको किसी की वाइफ पसंद है। वो ना एक डिटेक्टिव हायर करता है, एक डिटेक्टिव हायर करता है और कहता है कि भाई एक काम कर, इन द सेंस वो डिटेक्टिव हायर करके क्या कहता है कि इसकी ना खबर रख कि ये लड़की कहां जाती है, कब जाती है, मार्केट कब जाती है, घूमने कब जाती है, क्या करती है, वो करता है, ताकि मैं उसको फॉलो करूंगा। इसका मतलब आप किसी के मैरिटल स्टेटस में, किसी की शादीशुदा रिलेशन में आप इंटरफेयर कर रहे हो। और वो डिटेक्टिव आपको डिटेल देता है कि भाई वो सुबह इतने बजे उठती है, इतने बजे वो घूमने जाती है, इतने बजे पार्क जाती है जॉगिंग करने। अगर ऐसा कुछ करते हो, पिक्चर देखी होगी आपने, एक पिक्चर थी अक्सर, कभी देखना, तो उसमें भी कुछ ऐसे डिटेक्टिव वाला हायर किया गया था। मतलब बेसिकली एक एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूं कि अगर वो ऐसा करता, आप क्या कर रहे हो, किसी के शादी के स्टेटस में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी की शादी के स्टेटस में आप इंटरफेयर कर रहे हो। और आप जो आपने उस डिटेक्टिव के साथ एग्रीमेंट करा वो टोटली वॉइड है। वो टोटली क्या है? वॉइड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। अब ये क्या चीज है समझना, रिस्ट्रेंट का कहता है रोक लगाना। आप पेरेंट्स के राइट्स पर रोक लगा रहे हो। जरा बड़े ध्यान से सुनना, इसका एग्जांपल क्या है। मान लो ए और बी है हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ए हस्बैंड बी वाइफ। ए और बी है हस्बैंड एंड वाइफ, और इनके ना इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक्स और वाई। ये है सन 1, ये है सन 2। अब ना इनके जो पेरेंट्स हैं ये दोनों के दोनों इलिटरेट है। अब ये दोनों जो बच्चे हैं ना, ये अपने पेरेंट्स के इलिटरेट होने का फायदा उठाना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों भाई क्या करते हैं, एक विल बनाते हैं और उस विल में झूठी बात करके अपने माँ बाप के पास जाते हैं और उस माँ बाप को ये बोलते हैं कि देखो हमने एक विल बनाई है और उसमें हमने विल में ये लिखवाया है। माँ बाप को अपने बोलते हैं कि जब तक आप लोग जिंदा हो तब तक आपकी प्रॉपर्टी आप लोगों की है, आपकी प्रॉपर्टी आप लोगों की है। आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। ध्यान से सुनना, मतलब बच्चे जाके माँ बाप को क्या बोलते हैं कि इन दोनों बच्चों ने एक विल बनवाई, दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनवा लिया और वो बेसिकली विल की फॉर्म में। तो और विल तो भाई देखो जिसका प्रॉपर्टी वही साइन करेगा, तो इसलिए दोनों विल बनाकर किसके पास लेके गए, अपने माँ बाप के पास। और पेरेंट्स को जाकर क्या बोलते हैं कि देखो आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप लोग कल को अगर ऐसे चले गए तो कल को हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है हम इसमें हमने लिख दिया है कि जब तक आप लोग जिंदा है प्रॉपर्टी आपकी है, आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों में आधी आधी बढ़ जाएगी। ये दोनों भाइयों ने ये बोल के अपने माँ बाप के पास विल साइन करवाने गए। माँ बाप को इन्होंने झूठ बोला और माँ बाप ने साइन कर दिए। एक्चुअल में सच्चाई क्या थी कि विल में क्या लिखा हुआ था कि जिस दिन इस विल के ऊपर जो देने वाला बंदा साइन कर देगा उस दिन से वो इस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएगा और इस प्रॉपर्टी के मालिक ये दोनों माने जाएंगे। इसका मतलब क्या, इन दोनों भाइयों की साजिश क्या थी कि अपने माँ बाप से अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाकर उन दोनों को बेदखल कर दें, उन दोनों को क्या कर दें, बेदखल कर दें, उनको घर से निकाल दें। और मगर इन्होंने माँ बाप को क्या झूठ बोला कि भाई हम जब तक जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे मरने के बाद मतलब आप लोग जब तक जिंदा तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी, आपके मरने के बाद हमारी होगी। अच्छा उसमें माँ बाप भी सेफ है, माँ बाप को डर क्यों नहीं है कि यार जीते जी तो हमारे पास है ना, मरने के बाद तो वैसे उन्होंने बेटों को देनी है तो ठीक है, विल में अगर वैसा लिखवा भी है तो लिखवाने दो। लेकिन सच्चाई क्या थी, बेटों ने क्या लिखवाया था विल में कि जैसे ही माँ बाप हमारे नाम पे करेंगे उसी दिन माँ बाप उस घर में नहीं रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। इसका मतलब दोनों बेटे क्या प्लान बना रहे थे, माँ बाप को निकालने का। अब तुम सोचो, लॉ कहता है अगर तुम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो टोटली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ये जो दोनों भाइयों ने आपस में एग्रीमेंट करा है
ये टोटली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है एंड ये टोटली वॉइड है, कंप्लीटली क्या है, वॉइड। इसका बहुत बड़ा रीजन, अगर ऐसा इंडिया में वॉइड ना करें इसको तो हर बंदा अपने माँ बाप रिलेटेड माँ बाप का फायदा उठाकर ये काम करेगा, इसलिए टोटली वॉइड है। इसलिए हेडिंग भी क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, दो भाई आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो किसके राइट्स के ऊपर रोक लगा रहा है, माँ बाप के राइट्स के ऊपर रोक लगा रहा है। अगर आप माँ बाप के राइट्स के ऊपर, पेरेंट्स के राइट्स के ऊपर रोक लगाते हैं, टोटली वॉइड है, टोटली क्या है, वॉइड, ऐसा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी, वही कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी को हम बोलते हैं लिटिगेशन। जब तक कोर्ट में केस चल रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटिगेशन। तो अब ये लिटिगेशन क्या है, इसके दो पॉइंट है, एक है मेंटेनेंस, एक है चैम्पर्टी। एक क्या है मेंटेनेंस, एक क्या है चैम्पर्टी। क्या फर्क है दोनों में, जरा समझते हैं क्या फर्क है दोनों में, समझते हैं। मेंटेनेंस क्या है और चैम्पर्टी क्या है। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, और दोनों ही की दोनों, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, लॉ कहता है दोनों ही वॉइड है इंग्लैंड में। ये केस, ये दोनों पॉइंट इंग्लैंड में वॉइड है, इंडिया में वैलिड है। लेकिन अगर आप लीगली तरीके से करोगे तो, आप लीगली तरीके से करोगे तो, ये लीगली इलीगली क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी दोनों। देखो पहले मैं चैम्पर्टी का एग्जांपल समझाता हूं और मेंटेनेंस का भी एग्जांपल समझाता हूं, फिर हम चैम्पर्टी और मेंटेनेंस को पढ़ेंगे। पहले एक काम करो, पहले आप लोग खुद पढ़ लो व्हाट इज मेंटेनेंस, व्हाट इज चैम्पर्टी, एक एक मिनट लगाकर पढ़ लो, मेंटेनेंस क्या और चैम्पर्टी क्या है, पढ़ लो। Maintenance means an agreement in which a person promises to help another by means of money or otherwise to continue litigation in which he is not himself interested, जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, चलो समझना मेंटेनेंस का एग्जांपल। मान लो ए है, मान लो एक पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में आपस में केस चल रहा है। मान लो बी ने ए के ऊपर केस करा हुआ है या ए ने बी के ऊपर केस करा, जो भी है, इन दोनों के बीच में आपस में केस चल रहा है। अब ए के पास ना मनी की शॉर्टेज है, अब मनी की शॉर्टेज है, उसकी वजह से जो वकील है, अब वकील को तो हर डेट पे पैसे देने हैं, जितने टाइम पे केस चलेगा उतना टाइम तक वकील तो पैसे लेगा। अब इसके पास मनी की शॉर्टेज है, अब इसके पास वकील को देने के लिए पैसे ही नहीं, और इसको ये लग रहा है अगर मैं वकील को पैसा नहीं दूंगा तो मैं केस हार जाऊंगा, और पैसे मेरे पास है नहीं, और ये बी से केस हारना नहीं चाहता। तो मेन वाइज इसका एक फ्रेंड है एक्स, ये किसका, कौन किसका फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ मिस्टर ए। ये मिस्टर ए का फ्रेंड है मिस्टर एक्स। ये एक्स क्या कहता है ए को, भाई तू टेंशन मत ले, तू केस लड़, तू अपने हक के लिए केस लड़ रहा है, तू लड़, तेरे को जितनी मनी चाहिए होगी मैं दूंगा, जितना पैसे चाहिए होगा मैं दूंगा, तू लड़, केस लड़, और मेरे को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, तो मेरे को वापस भी मत करियो, मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है, तू खुश रहे, तू केस लड़, बस तू लड़, तेरे को जितना सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, तू मेरा दोस्त है। अब जरा देखो, दिस इज मेंटेनेंस, दिस इज मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस मींस एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू हेल्प अनदर। यहां पे कौन प्रॉमिस कर रहा है हेल्प करने के लिए, एक्स प्रॉमिस कर रहा है वाई ए को, एक्स प्रॉमिस कर रहा है किसको, ए को हेल्प करने के लिए आगे, बाय मींस ऑफ मनी, या तो मनी की फॉर्म में हेल्प कर रहे हो, और अदरवाइज। ये अदरवाइज का मतलब क्या होता है, काइंड। ये काइंड में कैसे हो सकता है बताऊंगा। टू कंटिन्यू लिटिगेशन, ये किस लिए हेल्प कर रहा है, ताकि केस चलता रहे, कंटिन्यू लिटिगेशन, ताकि इन दोनों के बीच में जो केस चल रहा है वो कंटिन्यू होता रहे आगे। एक लाइन लिखी है, इन विच ही इज नॉट हिमसेल्फ इंटरेस्टेड, जिसमें उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ए का, एक्स का खुद का क्या इंटरेस्ट है, एक्स का तो कोई लेन देन नहीं है इसमें, एक्स का इसमें खुद कोई भला हो रहा है, एक्स तो अपने दोस्त का भला चाह रहा है, उसमें एक्स का कोई भी लेन देन नहीं है, एक्स उसमें खुद इंटरेस्ट उसका कुछ भी नहीं है। वैसा नहीं कि अपने किसी मतलब के लिए उसके एक ही हेल्प कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने दोस्त है उसके लिए हेल्प कर रहा है वो। अब एक चीज देखना, इसने बोला आप हेल्प कैसे कर सकते हो, मनी और अदरवाइज। जरा इसका मतलब समझना क्या है। ये तो मनी की फॉर्म में हो गया कि ये उसको पैसे दे रहा है। केस टू, वो पैसे नहीं दे रहा, मान लो ये बंदा खुद ही लॉयर है, मान लो ये जिसका फ्रेंड है एक्स, ये खुद ही लॉयर है, ये क्या है, लॉयर, और वो उसको ये बोलता है कि भाई एक काम कर, मैं तेरे लिए केस लड़ूंगा, तू केस लड़, तू मेरे को 1 रुपया भी मत दियो। इसका मतलब उसे मनी की फॉर्म में हेल्प नहीं कर रहा, कि उसे पैसा नहीं दे रहा, लेकिन ये उसको काइंड में हेल्प कर रहा है। काइंड में क्या, कि तेरे से जो मेरी फीस बनती है वो मैं ले लूंगा, तेरे से जितना तेरा केस लगता है मैं चलाऊंगा, तेरा केस चलाऊंगा। एक काइंड ऑफ ये मनी की हेल्प ही है, लेकिन उधर जो मनी की हेल्प और अदरवाइज में मतलब अलग अलग समझना है। मनी मतलब पैसे दे के हेल्प कर रहे हो, यहाँ पर पैसे दे के हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपनी नॉलेज दे के हेल्प कर रहा है, अपने लॉयर का एक्सपीरियंस दे के हेल्प कर रहा है, तो ये अदरवाइज में आएगा। ये किस में आएगा, अदरवाइज, वर्ड लिखा ना अदरवाइज, अदरवाइज मींस काइंड में हेल्प कर रहा है, और या फिर आप मनी की फॉर्म में हेल्प कर रहे हो, वो मैंने तुम्हें दोनों केस समझा ही दिया था। अब आता है चैम्पर्टी। अब ये मेंटेनेंस और चैम्पर्टी में क्या फर्क होता है जरा समझते हैं। मेंटेनेंस तो समझ आ गया, ये किसका एग्जांपल था, मेंटेनेंस का। अब समझते चैम्पर्टी। ये चैम्पर्टी क्या चीज है जरा समझते हैं। मान लो ए है,
इसका एक बहुत बड़ा प्लॉट है, इस ए का ना एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मान लो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का इसका एक प्लॉट है, और इस प्लॉट के ऊपर ना किसी ने कब्जा कर रखा है, इस प्लॉट के ऊपर किसी मिस्टर बी ने कब्जा कर रखा है, इस प्लॉट पे पूरा कब्जा कर रखा है, इस प्लॉट को खाली नहीं कर रहा, वैकेट नहीं कर रहा। और मान लो इस प्लॉट की जो वैल्यू है वो 20 करोड़ रुपए है, 20 करोड़ क्या है इस प्लॉट की वैल्यू। अब बेसिकली देखा जाए तो ए के लिए प्लॉट पूरा बेकार पड़ा हुआ है, बी खाली नहीं कर रहा, ए ने बड़े कोशिश कर ली, को जितने मर्जी वकील हायर करे, वकील आ रहे हैं, बार बार केस हार रहा है, लेकिन खाली नहीं करवा पा रहा। अब बड़े ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं। अब इसके दिमाग में आता है कोई अच्छा वकील हायर करते हैं, और तो इसके बाद ये क्या है, बहुत फेमस लॉयर पे, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉयर हैं, राम जेठमलानी, अब तो उनकी डेथ हो गई, हरीश साल्वे, जाके गूगल पे चेक करना, हरीश साल्वे बाय प्रोफेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन देन उसके बाद उन लोगों ने एलएलबी करी, देन वो आगे मूव करे। जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, अगर आपको पता, कुलभूषण जाधव का केस लड़ा गया था, हरीश साल्वे। जिन्होंने सलमान खान का केस लड़ा था, वो ब्लैक हिरन वाला, और तो बेसिकली वो है हरीश साल्वे। एक हियरिंग के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, एक दिन के एक केस लड़ने का 1 करोड़ रुपए लेते हैं हरीश साल्वे। तो मान लो इन्होंने किसी बहुत बड़े लॉयर को हायर करा, और उस लॉयर को बोला कि भाई मेरा ये प्लॉट जो है ना कब्जा हो गया है, खाली नहीं हो रहा। हरीश साल्वे जी, मान लो ये हरीश साल्वे हैं, मान लो ये लॉयर जो है हरीश साल्वे जी हैं, ये कहते हैं जी मैं खाली करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस प्लॉट का 25% हिस्सा मेरे को मिलेगा। मतलब क्या, 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो 250 स्क्वायर यार्ड मैं लूंगा, इस प्लॉट में से मैं खाली करवा दूंगा। तो बेसिकली अगर 250 स्क्वायर यार्ड, इसका 25% अगर प्लॉट का ये मांग रहा है, प्लॉट की वैल्यू कितनी है 20 करोड़, इसका मतलब 5 करोड़ रुपए की वैल्यू का प्लॉट ये मांग रहे हैं उसमें से, कि 5 करोड़ रुपए इनको चाहिए, तो एक किस्म से 5 करोड़ पैसे नहीं मांग रहे ना, वो कह रहे हैं मेरे को प्लॉट का 250 का हिस्सा, मतलब 250 स्क्वायर यार्ड हिस्सा दे देना। तो बेसिकली वो क्या चाह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तुम्हारे प्लॉट को मैं रिकवर करवा दूंगा, वो जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन मेरे को 250 स्क्वायर यार्ड हिस्सा चाहिए। अब ए के दिमाग में क्या आता है, यार अगर मैं इसको केस लड़वा भी दूं और इसको 250 स्क्वायर यार्ड दे भी दूं, तब भी कम से कम मेरे पास 750 स्क्वायर यार्ड मेरा वाला वापस आ जाएगा, बढ़िया है, मैं करवा लेता हूं। वरना ऐसे तो मेरा पूरा 1000 स्क्वायर यार्ड ब्लॉक ही पड़ा है ना, एक किस्म से उसके तो पूरा 20 करोड़ ब्लॉक पड़ा है, वो तो निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर वो लॉयर से सेटिंग हो जाती है और लॉयर कहता है मैं जितवा दूंगा, तो अगर उसको 25% देना पड़ भी, कम से कम इसका 15 करोड़ तो रिकवर हो जाएगा। 20 करोड़ में से अगर 25% दे भी देगा तो 15 करोड़ तो कम से कम एक का रिकवर हो जाएगा। ए ने डन कर दी, ए ने डन कर दी। दिस इज कॉल्ड चैम्पर्टी, इसे हम बोलते हैं चैम्पर्टी। तो चैम्पर्टी क्या होता है जरा समझना, देखो चैम्पर्टी इज अ बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेयर बाय वन पर्सन प्रोमिसेस टू असिस्ट अनदर। प्रोमिसेस टू असिस्ट मींस हेल्प करना। यहां पे कौन हेल्प कर रहा है, ये लॉयर हेल्प कर रहा है किसकी, ए की, आगे इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिकवर करवाने में। यहां पे वो क्या कर रहा है, लॉयर उसकी प्रॉपर्टी रिकवर करवा रहा है ए की, आगे इन रिकवरिंग प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन द लेटर गिविंग टू द फॉर्मर। लेटर मींस बाद वाला, फॉर्मर मींस पहले वाला, अ शेयर इन द प्रॉपर्टी सो रिकवर्ड। लेटर मींस यहां पे ए है, यहां पे ए को बोल रहा लेटर कि अगर वो रिकवर करवा कर देगा तो ए उस प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा किसको देगा, लॉयर को देगा। फॉर्मर मींस पहले वाला, लॉयर को वो हिस्सा देगा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा मेरे को चाहिए। तो बेसिकली अब आपको मेंटेनेंस और चैम्पर्टी फर्क समझ आ गया। दोनों में ही एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है, पहले वाले केस में ए, मेंटेनेंस वाले केस में ए, उस बंदे का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था जो हेल्प कर रहा था, वो तो बस अपना दोस्त यार था इसलिए हेल्प कर रहा था। लेकिन यहां पे इस वाले केस में उसका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें लॉयर का खुद का इंटरेस्ट है ना, उसको पूरे प्लॉट में से 250 स्क्वायर यार्ड खुद भी चाहिए, तो उसका खुद का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो चैम्पर्टी में बंदे का खुद का भी इंटरेस्ट जुड़ा होता है, लेकिन मेंटेनेंस में उसका इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता। अच्छा, वो क्या कह रहा है, नीचे नोट क्या डाला हुआ है, कहता है बोथ द मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी आर वॉइड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वॉइड। अच्छा, इंग्लैंड की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का, 1872 का, 1872 का। अब तुम सोचो इंडिया का आजाद हुआ था 1947 में, उससे पहले इंडिया में कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो ये लॉ किस टाइम का बना हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम का। और ब्रिटिशर्स जो इंडिया में लॉ बनाते थे वो इंग्लैंड के लॉस के बेस पे बनाते थे, इंग्लैंड के लॉस को कॉपी करके बनाते थे, इंग्लिश लॉस को कॉपी करके बनाते थे। इसीलिए यहाँ पे इंग्लैंड का जिक्र हो रहा है बार बार, जगह जगह तुम्हारे को इंग्लैंड का जिक्र देंगे, क्योंकि हमारे जो इंडियन लॉज हैं वो बेसिकली जो प्री इनकॉर्पोरेट, मतलब कह सकता हूँ प्री इंडिपेंडेंस लॉज जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले के जो है वो सारे के सारे किसके बेस पे जाता है, वो इंग्लिश लॉज के बेस के ऊपर बेस्ड है। तो वो कह रहा है, इसलिए वो कह रहा है वॉइड है, ये कह रहा है दोनों ही जो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी है वॉइड इन इंग्लैंड बट वैलिड इन इंडिया। इंडिया में वैलिड है, मगर कब, इफ मेड विद बोनाफाइड इंटेंशन। अगर आप बोनाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड मींस जेन्युइन इंटेंशन, आप जेन्युइन हो, आपकी इंटेंशन जेन्युइन है, if made with bona fide intention of assisting the claims of the person
अनएबल टू कैरी ऑन लिटिगेशन हिमसेल्फ, अगर वो बंदा खुद केस नहीं कर पा रहा और वो खुद केस नहीं चला पा रहा तो आप उसकी हेल्प करके उसका केस चलवा सकते हो, मगर आप जेन्युइनली तरीके से करो। जैसे यहाँ पे तो दोनों केस जेन्युइन है, आप वकील को पैसे देकर लीगली कोर्ट में जाकर रिकवर कर रहे हो ना, अलाउड है, लेकिन केस 2 समझना बड़े ध्यान से, इसी में समझा रहा हूं। मान लो कि ये प्लॉट जो है ना, आप किसी लॉयर के पास नहीं जाते, आपने देखा यार बड़े सारे लॉयर हायर कर लिए तो खाली नहीं करवा पा रहे, आप किसी बदमाश के पास चले गए, इस लॉयर की जगह आप किसी के पास, किसके पास चले गए, किसी बदमाश के पास चले गए, किसी वसूली के पास, वसूली कह लो, जो वसूली करता है रिकवरी करवा के, जिसको डॉन बोल लो, किसी डॉन के पास चलेगा और आपने उस डॉन को बोला मेरी प्रॉपर्टी खाली करवा दो, इस प्रॉपर्टी का 25% मैं आपको दूंगा। अब बदमाश है वो तो क्या करेगा, जो प्लॉट पे बैठे उन सबको गोली मार देगा, उठा के फेंक देगा और कहेगा ठीक है लो जी तुम्हारा प्लॉट खाली, इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी चैम्पर्टी है। चैम्पर्टी क्या है कि यहाँ पे भी वसूली जो है बेसिकली वो हेल्प कर रहा है एक को, और उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट है, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है क्योंकि आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। तो इसलिए वो कह रहा है मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इंडिया में इलीगल तरीके से भी हो सकती है, तो कह रहा है लेकिन वो करना अलाउड नहीं। अगर आप लीगल तरीके से इंडिया में मेंटेनेंस और चैम्पर्टी कर रहे हो, वकील वगैरह हायर करके प्रॉपर केस, प्रॉपर लड़के केस अगर प्रॉपर्टी जीतते हो तो वो अलाउड है, तो वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट, एग्रीमेंट, ये पब्लिक पॉलिसी का लास्ट पॉइंट है। एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। देन देखो इसमें ना दो चीजें, देखो दो चीजें क्या है, ध्यान से सुनना फिर मैं एग्जांपल समझाऊंगा। कहता है अगर आप किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो और आप उससे एक से ज्यादा चीज ले रहे हो, आप सपोज उससे कोई 2 चीज खरीद रहे हो और उसमें से एक चीज लीगल है और एक चीज इलीगल है, और आपको वो सामने वाला बाउंड कर रहा है कि आपको दोनों इकट्ठी लेनी पड़ेंगी, दोनों सेवरेबल नहीं है, सेवरेबल मीन सेपरेटेबल नहीं है, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, आपको लेनी है तो दोनों लेनी है वरना एक भी नहीं मिलेगी। देखा जाए तो वो दोनों चीजों में से एक चीज लीगल है एक चीज इलीगल है, और आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो दोनों में से एक ही चीज चाहिए, लीगल वाली, इलीगल वाली नहीं चाहिए। सामने वाला क्या कहता है अगर लेनी है तो दोनों लेनी है वरना एक भी नहीं लेनी। तो लॉ कहता है अगर आप किसी से कोई ऐसी चीज ले रहे हो जिसमें से एक लीगल है और दूसरी इलीगल है, लेकिन आप दोनों के लिए सिंगल कंसिडरेशन दे रहे हो और सामने वाला आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा सेपरेट करने का, आपको दोनों ही लेनी पड़ेंगी, तो फिर वो पूरा ही एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा। भले उसमें आधा लीगल था आधा इलीगल था, वो फुल एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, इलीगल एंड वॉइड माना जाएगा, वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही इलीगल एंड वॉइड माना जाएगा। लेकिन केस 2, अगर आप किसी के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भाई मेरे को चीज चाहिए और उसके पास दोनों चीजें पड़ी हैं, लीगल भी पड़ी है लीगल भी पड़ी है, और वो कह रहा है आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो लेना चाहो ले लो, और आप दोनों लेके आते हो, वो आप अपनी मर्जी से लेके आ रहे हो, तो उस केस में लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड है। अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो आप किसी की शॉप पे गए, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए गया मिस्टर बी की शॉप पे, बी की शॉप पे, मिस्टर ए गया मिस्टर बी की शॉप पे और उसको जाके क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि भाई मिस्टर ए गया मिस्टर बी की शॉप पे, उसको जाके क्या बोलता है कि भाई मेरे को राइस चाहिए, क्या चाहिए, राइस, और राइस इंडिया में खरीदना बेचना लीगल है। वो कहता है भाई मेरे को 5 kg राइस चाहिए। बी क्या बोलता है, हम राइस दे देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको साथ में 100 ग्राम ओपियम लेनी पड़ेगी, और ये जो ओपियम है आपको पता लीगली तो बेचना अलाउड नहीं है, छुप छुप के बेचता है इलीगल तरीके से, लेकिन इसकी शर्त है, ये कहता है मैं चावल तभी दूंगा जब आप अफीम खरीदोगे तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। और ना ए जो है उसने देखा कि यार मार्केट में सारी दुकानें बंद है और इसी की खुली हुई है, और ये शर्त लगा रहा है मेरा, अगर मैं इससे नहीं लूंगा तो मेरे को चावल भी नहीं मिलेंगे और मैं रात को खाना कैसे खाऊंगा। मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, पुराना एग्जांपल है थोड़ा, आज के दिन में सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन थोड़ा सा फिक्टिशियस रखने के लिए क्योंकि एक एग्जांपल बन जाए। ए को ये लग रहा है यार मैं खाना कैसे खाऊंगा अगर मेरे को वो नहीं देगा तो, और मेरे को तो चावल चाहिए चाहिए। मगर बी क्या कह रहा है कि भाई देख मैं तेरे को चावल तभी दूंगा जब तू अफीम भी खरीदेगा, इसका मतलब खाली चावल नहीं दूंगा, चावल तभी दूंगा जब अफीम भी खरीदेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पार्ट लीगल है, ये वाला पार्ट लीगल है, चावल खरीदना बेचना अलाउड है, और ये वाला पार्ट इलीगल है, लेकिन यहाँ पे लीगल पार्ट जो है वो इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं सेपरेट हो पा रहा, क्योंकि सामने दुकानदार ऑप्शन ही नहीं दे रहा। वो तो क्या कह रहा है मैं लीगल वाली चीज दूंगा ही तब जब इलीगल वाली भी खरीदेगा, तो लॉ कहता है ये टोटली वॉइड हो जाएगा, ये एग्रीमेंट टोटली क्या हो जाएगा, वॉइड। क्यों, ये केस 1 है, ये केस 1 कौन सा हो गया, वेयर लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट।
जहां पे लीगल पार्ट इलीगल पार्ट सेपरेट नहीं हो सकता था और सिंगल कंसिडरेशन जा रही है, सिंगल में एक ही बार में देगा ना सारे पैसे उसको कि ठीक है भाई मेरे को दोनों चीजें चाहिए, अब तू दे दे, मेरे को चावल तो चाहिए, अब तू नहीं दे रहा बिना फीम के तो कोई बात नहीं, फीम भी दे दे। तो यहाँ पे लीगल इलीगल सेपरेट नहीं हो रहा, टोटली वॉइड है। टोटली क्या है, ये टोटली इलीगल प्लस वॉइड है, वॉइड प्लस इलीगल है। लेकिन 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 केस 2, अगर लीगल पार्ट, इफ लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट हो सकता है तो मतलब वो कह रहा है कि आपकी मर्जी है, या तो राइस ले लो या ओपीएम ले लो, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। पहले वाले केस में तो क्या था, वो कह रहा था चावल तभी दूंगा जब अफीम भी लोगे, लेकिन यहां वो कह रहा है आपकी चॉइस है, ये लेना ये ले लो, ये लेना ये ले लो, दोनों में आपकी मर्जी है। तो उस केस में लीगल वाला वैलिड, ये वाला वैलिड होगा क्योंकि ये लीगल है, एंड ये वाला वॉइड होगा क्योंकि ये इलीगल है। तो इसके अलावा अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट हो सकता है तो लीगल वाला वैलिड, इलीगल वाला वॉइड, और अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता तो टोटली वॉइड। टोटली क्या है, वॉइड। अब खत्म हो गया है। देखो, एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। कह रहा है एक ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जहां पे लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता, तो आपको पता है, कहता है देन इफ देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, एक से ज्यादा चीज है, जैसे दो चीज हमने एग्जांपल में रखा, बट देयर इज अ सिंगल कंसिडरेशन, चीज एक से ज्यादा है लेकिन कंसिडरेशन सिंगल है और दोनों आपस में सेपरेट नहीं हो सकती, देन द एग्रीमेंट इज वॉइड इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अगर उन दोनों में से फिर कोई एक भी चीज वॉइड है तो एग्रीमेंट पूरा है, एक भी चीज अनलॉफुल है तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट नहीं हो सकता और सिंगल कंसिडरेशन जा रही है और उनमें से एक भी चीज इलीगल है तो पूरा वॉइड माना जाएगा। लेकिन नीचे वाले केस में, इफ द लीगल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, अगर लीगल पार्ट इलीगल पार्ट से सेपरेट हो सकता है तो अब जरा देखो क्या बता रहा है, वेयर देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग इलीगल। आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जहां पे कुछ चीजें लीगल है कुछ चीजें इलीगल है और वो दोनों आपस में सेपरेट हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल राइस और अफीम, चॉइस है आप पे दोनों में से कुछ एक लेना, जो हमने केस 2 समझा। तो कहता है द लीगल पार्ट इज अ वैलिड, तो उसमें लीगल वाला वैलिड है, एंड द इलीगल पार्ट इज अ वॉइड, तो इलीगल वाला क्या है, वॉइड, और लीगल वाला क्या है, वैलिड। इसी के साथ आपका कौन सा वाला खत्म हो गया, पब्लिक पॉलिसी के सारे केस खत्म हो गए।